बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। एक और नए अंदाज में आपको खुशामदीद कहेंगे, वेलकम करेंगे और उम्मीद करते हैं आप एक खूबसूरत खुशगवार सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। और हमेशा मैं कहती हूँ पॉजिटिव सुबह का आगाज़ होना चाहिए। और पॉजिटिव तभी होता है जब आप उठते हैं कोई अच्छी बात और एक सुकून वाली लंबी फ्रेश सांस लें, कुछ अच्छा सोचें, कोई अच्छी बात याद कर लें, फेस पे प्यारी सी मुस्कुराहट लाएं, तो पूरा दिन आपका खूबसूरत और खुशगवार जो है वो गुजरेगा, पॉजिटिव गुजरेगा। अगर आपने उठते ही अपना मुंह बना लिया है, कोई ऐसी नेगेटिव बात सोच ली है, आज मैंने किसकी किट लगानी है, ये सोच ले, यकीन करें पूरा दिन ख़राब हो जाता है। इसलिए कोशिश करें जैसे हम मुस्कुराते हुए आप लोगों के सामने आते हैं, इसी तरह आप मुस्कुराते हुए दिन का आगाज़ करें और उसी खूबसूरत मुस्कुराहट को लेकर आप ऑफिस जाएं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने बॉस के साथ जो है उस प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पेश हों, तो आपका पूरा दिन देखिएगा कैसे खूबसूरत बनता है। फिर आप हमें याद करेंगे, सच सवेरा को सलाम पेश करेंगे। आज जो हमारा पहला सेगमेंट है, पहला टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, आपको पता है रमज़ान क़यामत है, कुछ ही दिनों बाद जो है इंशाल्लाह माह रमज़ान के मुबारक महीने में हम शामिल हो जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको इस महीने की बरकतों से नवाजे, हमें तौफीक दे, हम रोज़े रखें, ढेरों इबादत जो है वो कर सकें। सो जहाँ हम बात करें रमज़ान आने वाला है, वहीं वो लोग स्पेशली मैं कहूँगी थोड़ा परेशान हो रहे होंगे जो अपना बड़ा ख्याल रखते होंगे, अपनी फ़िटनेस का बड़ा ख्याल रखते होंगे और बड़े कॉन्शियस होंगे। अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो उनकी परेशानी का हल आज उन्हें इस प्रोग्राम में जनाब मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि सच सवेरा में आपको हर सलूशन जो हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है। हर चीज़ आपके साथ हम डिस्कस करते हैं जो आपकी ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं वो हम लाते हैं और ख़ास कर सलूशन पे हम फोकस रखते हैं कि मसले मसाइल तो होते हैं, प्रॉब्लम का हल होना जनाब बड़ा ज़रूरी है। सो फिटनेस, जो लोग परेशान हैं, रमज़ान आ रहा है, कैसे तमाम तर चीज़ों को हम मैनेज करेंगे, क्योंकि सहरी में तो हम पेट भर खा लेते हैं, फिर पूरा दिन सोने पे हम ज़ोर देते हैं, उसके बाद अगर अफ्तारी होती है तो फिर खाने पे ज़ोर देना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद फिर सुस्ती सी छा जाती है, अजीब सी, मतलब हम अपनी रूटीन बना लेते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। रोज़ा हमें बिल्कुल नहीं कहता कि आप इतना दबा के खाओ या बिल्कुल काम मत करो, लेकिन हम कुछ ज़्यादा लाडले हो जाते हैं रोज़े में। सो वो लाडपन हमारा हमें बहुत महंगा पड़ जाता है। तो इन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे, फ़िटनेस पे, आपकी डाइट पे, और कैसे आप रमज़ान में अपने, या रमज़ान आने से पहले आप कैसे रूटीन अपनी मैनेज कर सकते हैं ताकि रमज़ान में आपको मसला ना हो। ये चीज़ें जानेंगे और ये बताने के लिए हमारे साथ जो है माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड, नो डाउट, खुश इखलाक, क्या ही बात है भाई, होना चाहिए जब आप फिटनेस एक्सपर्ट होते हैं, योगा एक्सपर्ट होते हैं, जब आप लोगों को खुश रहने के राज बताते हैं, आप फ्रेश रहने के राज बताते हैं, तो फिर इंसान को खुद भी ज़रा अपनी शख्सियत को भी वैसा रखना चाहिए। और ये जो हमारी गेस्ट हैं ये वाकई ही उस तरह से हैं। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ, हमारे साथ हैं आयशा ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र। बहुत फ्रेश बहुत एक्टिव। थैंक यू आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। बस आयशा माजरत के सुबह सुबह आपको हमने तंग किया। नहीं, आदत आई एम ऑनर्ड कि आप सब आए हैं और सुबह सुबह मुझे उठाए और हम अपने नाज़रीन से बात कर सकेंगे, बिल्कुल मुखातिब हो सके और उनकी प्रॉब्लम को हल कर सके। जी जी। आयशा, आपके फ्रेश रहने का राज क्या है, नाज़रीन को बताएं ना ज़रा। मेरे ख्याल में यही है, वर्कआउट्स। यस। और खुश रहना, जो आप कह रही है, शुक्र अदा करना। तो आई रियली बिलीव कि आपके पास जो छोटी छोटी भी चीज़ें हैं, इवन अगर आप कॉफ़ी भी पी रहे हैं तो उसको एंजॉय करके पिए। हर चीज़ को, छोटी सी छोटी चीज़, दैट गोज़ अ लॉन्ग वे। तो ये ज़रूर बात है। एग्जैक्टली। आयशा, हम हमारे नाजरीन के प्रॉब्लम पे तो बात करेंगे, उन्हें तो हम सोल्यूशन देंगे ही। रमज़ान में वो अपनी खूबसूरती कैसे बरकरार रखे, कैसे खुद को मेंटेन रखे, अपनी फ़िटनेस पे कैसे वो तवज्जो दे, किन किन चीज़ों के, इसमें हम बात करेंगे। मैं और मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे, आयशा जो है वो एक योगा एक्सपर्ट, फिटनेस एक्सपर्ट क्यों बन गई? अच्छा, ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है, ये हम स्टोरी जानना चाहेंगे। अच्छा, मैं भी शायद बात यूँ है कि जैसे
मैं जब छोटी थी तो आई वॉज अ वेरी चबी चाइल्ड, और उस वक्त ये होता था स्कूल में जिस बच्चे का मजाक उड़ा रहे होते हैं और किट लग रही होती है सुबह स्कूल में जाकर। तो फिर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई और फिर मुझे पता चला, और उस वक्त तो हमारे यहाँ, अब तो बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं, मेरे बचपन में जब थी तो इतनी हमें तो अवेयरनेस नहीं थी। अच्छा। तो वो उस वक्त मुझे याद है कि वो मैं एक केबल पे एक देखा करती थी रशियन टीवी, और उसमें सुबह सुबह एक मैं देखा करती थी कि एक फिटनेस ट्रेनर है जो कि करवा रही होती है एक्सरसाइजेज, तो वहाँ से फिर मुझे इंस्पिरेशन मिली एंड आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, और फिर मैंने अपने आप को हर तरह बहुत चेंज किया। तो मैंने बड़ी एफर्ट किया उसमें, फिर मैंने योगा का शौक चढ़ गया, फिर मैंने योगा की बहुत सारी क्लासेस ली, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ। और मैंने तो उस वक्त जब नई मतलब ये चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये तो हमारे यहाँ तो कोविड में हुआ है, मैंने बहुत पहले जब ये नई चीज़ आई थी तो इंटरनेशनल ट्रेनर्स के साथ, यूएस के साथ मैंने बड़ी क्लासेस ली हैं। तो इट्स जस्ट बीइंग कि आप कितने मोटिवेटेड हैं और आप क्या क्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ कोई इतने इंस्टीट्यूशंस हैं नहीं, ऐसे ही बहुत कम है। मतलब आपको एक प्रॉपर सुलझा हुआ योगा इंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा जो प्रॉपर आपको गाइड कर सके। ये बिल्कुल। तो वो बस इस तरह करते करते फिर हम एक आ गए इसी लाइफस्टाइल में ही आ गए और बात बन गई। बात बन गई। बात यहाँ से शुरू हुई आयशा की अपनी जात से, और फिर बात इसी तरह होता है कि जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं तो फिर आप उसको डील करने के रास्ते ढूंढते हैं कि अच्छा इसको क्या किया जाए। तो बस फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है और क्लासेस स्टार्ट हो गई। फिर मैंने इसी तरह ही अपनी NDU में लेना शुरू कर दी, ज़बरदस्त फीडबैक, फॉरनर्स बहुत इंजॉय करती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि जब वो आती हैं और बहुत सारी फॉरनर्स आती हैं और वो कहती हैं कि हमें इस लेवल का कभी क्लासेस नहीं मिली, हमें ऐसी जो लर्निंग आपके साथ होती है वो नहीं होगी। तो ये आई थिंक कि ये जो है ना, ये आई थिंक फिर आपकी एक्चुअल सक्सेस ना ये होती है ना, इंसान थोड़ा प्राउड ही हो जाता है। मैं ऑनेस्टली बात करके कहती हूँ, पैसे मिले ना मिले, मोहब्बत और प्यार इज्जत मिल जाती है, ये जरूरी है ना। देखो उससे ना आपकी ना वो मेरे ख्याल से वो पैसे वाली कमी पूरी हो जाती है। जब आपको रिगार्ड मिल जाए, एप्रिसिएशन मिल जाए, और फिर आपको फॉरनर एप्रिशिएट करें, आपको इतना याद करें और बार बार कहें कि भाई आपके साथ जो क्लासेस हैं वो बहुत हमें, हम एंजॉय करते हैं, हमने लर्निंग है हमारी एंड वी वांट टू कंटिन्यू विद यू। तो आई थिंक वो जो है ना वो चीज़ मैं बहुत उसको चेरिश करती हूँ। ग्रेट। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस करवा रही हैं या फिजिकल भी कहीं जाके आप ट्रेन करती दोनों ही करवा रही हूँ। अच्छा जी, फिजिकल भी मैं करवा रही होती हूँ इस्लामाबाद में ही, और NDU में करा रही होती हूँ, बट दैट इज़ फॉर फोर्सेस। और यहाँ पर मेरी ऑनलाइन भी होती हैं, और कुछ अगर प्राइवेट आना चाहें ट्रेनिंग के लिए तो उनके लिए भी ऑप्शन है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, स्पेशली लेडीज़। तो वो आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। एग्जैक्टली, लेडीज़ तो अपना कुछ एक्स्ट्रा ख्याल रखती हैं। आई थिंक मैविश के जितना रखना चाहिए ना, ऑनेस्टली उतना नहीं रखती हैं। अच्छा। हाँ, हम सब ये बात ज़रूर कहते हैं कि हाँ आप क्लास स्टार्ट करें, हम आएंगे, हमने ज्वाइन करनी है। अच्छा, जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो फिर अब शादी आ गई, अब ये आ गया, अब वो आ गया। अच्छा, पंक्चुअल नहीं रह पाती। नहीं उस तरह हमारे यहाँ मुझे लगता है कि अभी भी इट्स अ लॉन्ग वे, स्पेशली बच्चियों को जैसे एक्टिव होना चाहिए नहीं है। हमारे कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये एक ट्रेंड होना चाहिए कि आप एक्टिव बच्चे हैं। अगर आप बाहर जाए ना तो इट्स अ टोटली डिफरेंट सीन वहाँ पे। हमारा कुछ ऐसा भी है ना कि जो हम कहते थे कि चलो हमें योगा की तरफ या ऐसे जिम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले हमारी वो स्कूल कॉलेज में कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती थी तो हमें इतना शायद महसूस नहीं होता था। अब तो वो बिल्कुल नहीं है, तो अब तो ज़्यादा ज़रूरी है अगर अपने आप को हमने फिट रखना है तो। हाँ, मेरी भी ऑब्जर्वेशन यही कि कम बच्चियां हैं जो कि फिजिकली एक्टिव हैं या स्पोर्ट्स में हैं। अब तो स्पेशली जब से मोबाइल स्टार्ट हुआ है, हर बच्चा बस मोबाइल लेके टैब्स लेके बैठे हुए। अब आप उस तरह फिजिकली एक्टिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये है कि लेकिन जब आप देखें, ठीक है, हम वेट लूज करना चाहते हैं, हम अच्छे लगना चाहते हैं, ये सब बातें अपनी जगह एक हैं। सबसे बड़ी हकीकत है आपकी हेल्थ। ट्रू, कि आप अगर हेल्दी हैं तो सारी चीज़ें हैं, ये शादियां हैं, ये खुशियां हैं, सब कुछ। ठीक है, ज़रा सा सर में दर्द हो रहा हो तो आपको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। ऐसा ही है। तो अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी, अगर मैं
ऑनेस्टली जो मैंने कोर्सेज किए हैं, हमने यही सीखा है कि अगर आप हफ्ते में 3 दिन 150 मिनट्स कर लें तो यू विल स्टे हेल्दी। कम से कम इतना तो कर लें। ग्रेट यार, अपने लिए इतना तो कर, अपना तो इतना तो कर लें। पूरी दुनिया के लिए हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने आप को खपा रहे होते हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कुछ मिनट्स नहीं दे सकते? तो बिल्कुल ये किया जा सकता है। हमने इसको एक बड़ा कोई एक टेक्निकल चीज बना दी है, अब ये हो जाएगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। सिंपल थिंग्स के साथ करें और उसको आपने रेगुलरली करना। अच्छा, ये भी ना हो सकता है हमारी एक माइंड गेम है, हमने उसको ऐसे सोच रखा है कि बड़ा मुश्किल होगा, है ना, जबकि नहीं है। ये वेरी सिंपल चीजें हैं। अब तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, एप्स हैं। अब आप घर बैठे, जैसे ऑनलाइन की बात की ना, ऑनलाइन सेशन आपसे ले सकते हैं। हाँ। और उसमें अब तो ये होता है कि हम जो ले रहे होते हैं, मुझे अगले का भी नज़र आ रहा होता है अगर उन्होंने कैमरा ऑन किया हुआ है कि वो उनकी क्या पोजीशन है, क्या उनकी फॉर्म ठीक है नहीं है, तो आई गाइड देम राइट देयर कि अच्छा आप इसको ऐसे ठीक कर लें, ऐसे ठीक कर लें। तो बस आप में एक ख्वाहिश होनी चाहिए। तो फिर जुनून कि मैंने अपने लिए कुछ करना है, मुझे खुद से मोहब्बत है। और इसकी ज़रूरत भी होती है। आप हेल्दी रहते हैं और एक्टिव रहते हैं ना। अगर आप बाकी हम ऑफिस के काम की बात करें, वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप लेजी होंगे, थके हुए होंगे, आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, तो कैसे बाकी काम करेंगे? बल्कि बाहर के मुल्कों में तो अभी जैसे मुझे पता चलता है कि कनाडा वगैरह में और बाहर यूएस वगैरह में अब जो उनकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनकी जो हेल्थ का जो प्लान और सिक्योरिटी का होता है ना, उसमें योगा सेशंस और मेडिटेशन सेशंस हैं। अच्छा। तो वो अलाउ करते हैं अपने वर्कर्स को कि आपने, बल्कि कनाडा का तो मुझे किसी ने बताया कि आपने कम से कम महीने में पता नहीं कितने आपने सेशंस लेने ही लेने हैं। अच्छा, ज़रूरी लेने हैं कि आपने ये योगा एंड मेडिटेशन के सेशंस लेने हैं। क्योंकि वो जब आपको बर्न आउट हो रहा होता है काम कर करके और आपको रिलैक्स करना होता है, उन चीज़ों के लिए आपको ये चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं, बजाय कि आप महंगी दवाइयाँ लें और फिर आप डॉक्टर्स के ऊपर पैसे खर्च करें। तो व्हाई नॉट इससे कि उससे पहले ही आप अपने आप को बचत कर लो, संभाल ले अपने आप को, इससे पहले कि फिर डॉक्टर्स के लंबे चक्रों में पड़ना पड़े। अच्छा, फिर ये भी तो होता है ना कि हम सालों लगा के अपने आप को खराब तो कर लेते हैं, फिर महीनों में अपने आप को सही भी करना, ये भी हमें चाहिए रिजल्ट। विदिन अ वीक, विदिन अ मंथ हमें रिजल्ट चाहिए। अच्छा देखिए, चले लेट्स से कि आपने कर भी लिया, ठीक है, आप बड़े मोटिवेटेड थे, बड़ा ही जज्बा था, जुनून था, बिल्कुल एक्स्ट्रा, है ना, कीटो भी लगा ली, जिम भी लगा दिया, पैसे भी लगा दिए। अब हुआ क्या, जब वो खत्म हुआ, आपने वापस अपनी आम रूटीन पर आए, वो वेट वापस आना शुरू हो जाए। ये लाजमी आप चेक कीजिएगा, आपने ऑब्जर्व किया हो कि होता है ये, क्योंकि आपको इसकी आदत बनानी है, इसको लाइफस्टाइल बनाना है। ये सजा वजा नहीं है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल बनाए। अगर आप रोज कर रहे हैं और इसको एक नॉर्मल चीज लेकर चल रहे हैं, तो फिर आप इसको चला सकेंगे, आप इसको एंजॉय भी कर सकेंगे और ये आपके साथ स्टे भी करेगी। तो मुझे तो यही लगता है कि किसी भी वक्त कोई जो है चीज़ें वो करें जो आप रेगुलरली करें, सिंपल करें और उसको अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं। बिल्कुल। अच्छा, इससे ये भी आयशा होता है ना कि आपका जो स्ट्रेस रिलीज होता है, आप डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार है, वो कम होता है। इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस पर ज़रा हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। सर्च में कहेंगे आपको खुशामदीद। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन का सिलसिला जारी है, क्योंकि आपको अभी इस सेगमेंट में दो ख़वातीन ही नज़र आ रही हैं। तो आपको पता है, जहाँ पे औरतें मिल बैठती हैं फिर उनकी बातें ख़त्म नहीं होती, चाहे वो टॉपिक के मुतालिक हो, उनकी अपनी पर्सनल बीच में शुरू हो जाती है, अपनी फ़िटनेस के बीच में शुरू हो जाती है। होनी भी चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं नाज़रीन ज़रा कैजुअली बात करें। वो मसले जो मुझे वैसे पर्सनली अगर फेस करने पड़ते, तो मेरी जो देखने वाली बहन है, हो सकता है उसको भी वही मसला हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़रा कैजुअली बात करें, सिंपल तरीके से बात करें, ताकि नाज़रीन को समझ आए। आयशा, डिप्रेशन, एंजाइटी की मैंने बात की थी,
जब आप योगा करते हैं या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी पे आप रहते हैं, जिम जाते हैं, वॉक, एक्सरसाइज, कोई भी रूटीन मामूल बना लेते हैं, जैसे हम 9 to 5 जॉब अपनी हमने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाते हैं, वो हम नहीं करते तो हम कहते हैं बड़ा लॉस हो गया। तो अगर इसको भी हम ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं तो इज़ इट ट्रू कि ये हमारे ये स्ट्रेस रिलीज़ करने में या हमें टेंशन डिप्रेशन से निकालने में हमारे लिए बड़ा हमें मदद करता है? बिल्कुल महविश, बल्कि अब तो देखें जितनी रिसर्च हो रही है, हाँ। आप पढ़ती हैं जो भी जो रिसर्च वाले आर्टिकल्स हैं, ये मैं कोई आम आर्टिकल्स की बात नहीं कर रही, रिसर्च जिस पे हुई भी होती है, उन पे यही हमें पता चलता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करती है। ठीक है, और उससे जो है आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, और आपका और इसी तरह जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो आपकी बॉडी का एक रिस्पांस होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिससे हम कहते हैं कि डिप्रेशन से आप निकलते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स वो आपकी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि आप जो हैं यू फील लाइटर, आपका मूड अच्छा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, जो आप स्वेट करते हैं तो आपके जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं जितने भी हैं, तो आपकी बॉडी क्लेंस होती है, तो बिल्कुल इसके फ़ायदे हैं। और बल्कि एक मैं आज ही अपनी क्लास में भी एक नई रिसर्च शेयर कर रही थी कि एक जो इंटरेस्टिंग बात है कि अच्छा ज़्यादा इंटेंस करना, बहुत ज़्यादा करना, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो आपको बिल्कुल एक मॉडरेट किस्म की अपने वर्कआउट प्लान करना चाहिए, जिसको आप सबसे ज़्यादा रेगुलरली कंसिस्टेंटली करते रहें, और आई थिंक वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देता है, बजाय कि आप अपने आप को वर्कआउट कर करके थका दें या किसी अपने आप को बहुत मुश्किल में ना डालें। जस्ट बी रेगुलर और खुश रहें, पानी पिएं, खुश रहें। एग्जैक्टली। रमज़ान की अगर अब हम बात करते हैं, वैसे तो हमारी ख़वातीन की डिस्कशन कभी ख़त्म नहीं होने वाली, रमज़ान आने वाला है, क्या समझती हैं स्पेशली इसमें? तो आई थिंक आजकल तो मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों ही अपना ख्याल रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो क्या रमज़ान में अपने आप को मेंटेन रखना कैसे ज़रूरी है, कैसे पॉसिबल है, वो हो सकता है? बिल्कुल नेविश, बल्कि हम देखते हैं कि अब भी एक ट्रेंड है कि बहुत सारे बूट कैंप स्टार्ट हो जाते हैं, रमज़ान बूट कैंप। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका स्टेमिना कैसा है, आपका फिटनेस लेवल कैसा है। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो कि ये समझते हैं कि अगर आप अफ्तारी से पहले अपना वर्कआउट कर लें, खाली पेट आपका होता है, तो आप बहुत ज़्यादा फैट बर्न करेंगे एंड यू विल बी इन गुड शेप। दैट मेक्स सेंस। हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसने एक कैलोरी डेफिसिट में है वो। ठीक है, और जब आपकी बॉडी ऑलरेडी एक कैलोरी डेफिसिट में है और जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो अब उसको जो फ्यूल चाहिए वो कहाँ से आता है? वो हमारे फैट्स को फिर मजबूर करती है कि भाई इसको बर्न करो और मुझे अब काम करना है। बिल्कुल, ये बात ठीक है, इट मेक सेंस ना, साइंस की अगर आप बात करें तो। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अब जैसे गर्मियों के रोज़े हैं हमारे यहाँ, बहुत लंबा दिन होता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। आपके किडनीज डिहाइड्रेटेड होते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स डिहाइड्रेटेड होते हैं। सो मैं जैसे अभी भी मैं अपनी ऑनलाइन क्लास अगर अभी मैंने प्लान की है, तो मैं तो रात 11 बजे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जब मुझे लगता है कि आपने इफ्तारी कर ली है, आपने खाना खा ली, वो हजम भी हो गया, नमाज पढ़ ली है, और वो एक होता है, एक स्लॉट होता है ना 11 से 12, जब आप टीवी शीवी देख रहे होते हैं या आप मार्केटों में फिर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि अगर आप हाफ एन आवर 40 मिनट्स का अगर आप अपना वर्कआउट कर लें, तो मुझे लगता है कि वो वाली विंडो बहुत अच्छी है। हम जाग भी रहे होते हैं, फ्रेश भी होते हैं। मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस तो ये है। बाकी जिसको जिस टाइम पे आप कर सकें, लेकिन कोशिश ये करें कि आप इतना ज़्यादा स्वेट ना करें कि आप डिहाइड्रेटेड हो जाएं, जिससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स ख़राब हो जाएं। वो एक ख़तरनाक कंडीशन होती है। तो ये ड्यूरिंग रमज़ान लोग अपने क्यों अपनी फिटनेस को मेंटेन नहीं रख पाते? वजह क्या, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, जो तो रेगुलरली कर रहे होते हैं वो तो अपना करते रहते हैं ना वर्कआउट्स, और वो तो मैंने बल्कि इनको ये भी देखा है कि वो बेशक रोज़ा रखा हुआ है और वो भाग रहे हैं, और साथ एक उन्होंने खजूर रखी हुई होती है कि जैसे अजान होगी हम भागते भागते खजूर खाएंगे और भागते रहेंगे। अगर आपकी हेल्थ और हार्ट कंडीशन भी इतनी अच्छी है तो ठीक है, आप कंटिन्यू करें। और अगर बच्चे हैं या थोड़े से यंगस्टर्स हैं, मे बी यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन मुझे लगता है कि सेफ साइड यही है। बूट कैंप भी वैसे इफ्तारी के बाद ही लोग रखते हैं, जिसमें आप पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें, आप हाइड्रेट होते रहें और आप उसको कंटिन्यू कर सकें। तो ये है कि आपने ईद पे कैसा लगना है ये फिर आप पे डिपेंड करता है ना। अब आपकी सिलेक्शन चॉइस यहाँ पे आती है कि अब ईद पे आपने कैसा लगना है, आपने फ्रेश लगना है, आपने ड्रेस साइज अपना एक ड्रॉप करना है, वो वाला सूट लेना है, वो वाला बिल्कुल, या फिर
या फिर वही पुराना पहन ख़वातीन वो बताएं ज़रा, क्योंकि हमारी बेचारी नाजुक ये जो कली है ना, ये रोज़ा रख के तो बिल्कुल डेड हो जाती है। बिल्कुल इनके तो मुझे नहीं, मैं सही बात कहूँ, मैं रोज़ा रख के नहीं होती है, इफ्तारियाँ बना के और फिर खा के पहले बना के और फिर खा के असल जो खराबी है ना वो वहाँ से है, वो यहाँ से शुरू होती है। अगर तो आप रमज़ान को एक नॉर्मल चीज़ लें, आप एक खाना बनाएं, आप उसी को रोज़ा खोल के एक खाना खाएं और इतने सारे पकौड़े और समोसे और फ्राइड फूड ना खाएं, तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब ना आपका मैदे की प्रॉब्लम होती है, ना आपका वेट गेन होता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग तो वैसे ही इतनी चल रही है, हर कोई वेस्ट में बात कर रहा है। हमारा तो रोज़ा जो है वो ज़बरदस्त है, बल्कि वो लोग जो कर रहे होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसमें वो पानी पी रहे होते हैं। हमारे वाले में तो पानी भी नहीं होता है, तो हमारा वाला तो है बड़ा आपको अच्छी सी बॉडी, पूरी बॉडी आपकी क्लेंस करता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल, और ये बातें बड़ी इसमें लॉजिक होती है, बड़ी इसमें साइंस है। तो अगर आप उसको उसी तरह लें, हमारे दीन ने नहीं कहा कि आप इतने सारे पकौड़े बना के खाएं, बिल्कुल नहीं कहा है ना, और यहाँ हमारे और आप थक जाएं सीरियसली, तो अगर आप वो ना करें, आप एक नॉर्मल सा अपनी इफ्तारी बनाएं, उसको खाएं और हल्का फुल्का अपना वर्कआउट करें या ब्रिस्क वॉक करें। मैं तो हमेशा बहुत ज़्यादा कहती हूँ इस बात पे, और अपना एक मॉडरेट इंटेंसिटी का वर्कआउट आप कर लें। जैसे अभी मैंने अपनी क्लास अभी जो प्लान की है, जस्ट लाइक दैट कि 40 मिनट्स में कराऊंगी और उसमें 10 मिनट्स पहले कार्डियो करूंगी। अच्छा, ठीक है, 10 मिनट्स में एक दिन में मैं अपर बॉडी को फोकस करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट क्लास में जो मेरे 10 मिनट्स होंगे इट्स गोइंग टू बी फॉर द लोअर बॉडी। ठीक है, ये 20 मिनट्स हो गए। फिर 10 मिनट्स जो है वो कोर को, क्योंकि कोर का सबका एग्जाम होता है मसला कि जी हमने पेट कम करना है, हमने इस एरिया को कम करना है। और स्पेशली रमज़ान में मसले आते हैं जो खा के उन्होंने अपने स्टोरेज किए होते हैं, बैठ के एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर मैं चाहूँगी कि हम 5 मिनट्स जो हैं उसमें कुछ फेशियल योगा एंड मेडिटेशन कर लें। तो अगर आप इस तरह कर लें तो देखिए ये चीज़ें डुएबल हैं, कोई इतनी नहीं है इसमें, कोई इतनी नहीं। आजकल 30-40 मिनट्स कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं चलता। और बहुत इसके जो रिजल्ट्स हैं अमेजिंग होते हैं। आपकी बॉडी को बहुत फ़ायदा होता है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है, यू फील इवन फ्रेश। जो मेरी मॉर्निंग की क्लास होती है योगा की, उसमें मैंने जो रमज़ान का रखा हुआ होता है, हमारा योगा का जो सेशन होता है वो ऐसा होता है जिसमें आप ज़्यादा स्वेट ना करें, पावर योगा ना हो। रमज़ान में जो फर्स्ट मॉर्निंग में जो रखती हैं और उसमें आप पिलाटेस ज़्यादा कर रहे होते हैं और उसमें स्वेटिंग ना हो ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो। तो हर चीज़ की जा सकती है, हर बहुत सारे मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कि फिज़िकली शायद थोड़े से इतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा ओल्ड एज है या किसी सर्जरी से होकर आए हैं। अब डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आपने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्टिव करना है। तो मैं उनको चेयर वर्कआउट्स करा रही होती हूँ, और चेयर वर्कआउट्स आर सच अ वंडरफुल थिंग। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं क्योंकि उसमें आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है, आप उसमें बर्न भी कर रहे होते हैं, आप उसमें हेल्दी भी हैं, और उसमें कोई आपकी बैक पर इम्पैक्ट नहीं आता। होता है ना कि कुछ बैक एक के पेशेंट्स हैं या किसी के नीज़ के, बहुत लोगों की इश्यूज़ होते हैं नीज़ के, तो आई थिंक ओल्ड एज के बहुत इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत तो हर एक के लिए आपके लिए वर्कआउट है। तो हम ओल्ड एज की बात करें, आजकल तो बेचारे हमारे जवान भी बिल्कुल जोड़ों को लेकर बैठे हुए, सही कह रही हैं, और वो बैठ के और इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑफिस में आप अपने ज़रूर एक अपने लिए कुछ टाइम रखें। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत ही ख़वातीन जो हैं जिनकी कोई सेहत अच्छी नहीं है, वो लेट कर भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज कर सकती हैं। तो आप में विल होनी चाहिए, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप ज़रूर अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को वैल्यू देते हैं, अपने आप को वैल्यू देते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर यकीनन कर सकते हैं, नहीं तो फिर बहाने बहुत। और मैं बस देखें ना, एक बात ये भी है कि अपने आप को हम ठीक है, हम कहते हैं सेल्फ केयर, लेकिन अगर खुदा न खास्ता मैं बीमार हूँ तो क्या फिर मेरे बच्चों का मेरा ख्याल रखना पड़ेगा ना। तो वो एक रिपल इफेक्ट आता है। अगर आप खुश हैं, आप ठीक हैं, तो आप दूसरों का भी रख सकते हैं, है ना। बट अब सही बात है, फिर आपका पूरा माहौल उसी तरह रहेगा ना, हेल्दी रहेगा। बिल्कुल। तो वो जो है ना, इसके लिए आई थिंक हर तरह से हमें अपने ऊपर सेल्फ के ऊपर, केयर के ऊपर, लर्निंग के ऊपर काम करना चाहिए कि आप चीज़ें लर्न करें, नई चीज़ें, स्पोर्ट्स करें, बच्चे खेलें, नई गेम्स खेलें, अपने आप को चैलेंज करते रहें ताकि
آپ جو ہیں وہ ہمیشہ خوش رہیں. خوش رہنے کی کوشش کریں. اچھا یہ لوگ رمضان میں جو ویٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں, ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا ویٹ بڑھ رہا ہوتا ہے, یہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ جتنا بھی ورک آؤٹ کر لیں, یہ سوال میں اپنے لیے پوچھ رہی ہوں. نہیں یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. میں پتہ نہیں کیوں میں کھانے میں بھی میں بڑا وہ اعتدال کرتی ہوں, وہ بالکل پیٹ بھر کہتے ہیں کہ بس آج ہی کھانا ہے, کل تو پتہ نہیں شاید ملنا نہیں, ایسا بالکل نہیں. بہت ہی وہ جو نارمل جتنا میرا موڈ یا پیٹ اجازت دیتا ہے وہ بہت کم, تاکہ صحت بھی خراب نہ ہو. ساتھ میں واک ایکسرسائز ہلکی پھلکی میں کرتی رہتی. لیکن اس کے باوجود رمضان کے مہینے کا مجھے انتظار ہوتا ہے کہ اگر مہوش تمہیں ہیلدی ہونے کا شوق ہے, رمضان آ جائے گا تم ہیلدی ہو جاؤ. نہیں تو پھر کیا آپ کا ویٹ کیوں, آپ کا کیا کیلوریز زیادہ بڑھتی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بھی نہیں بڑھتی ہیں, ہیلدی ہو جاتی ہوں. اچھا کچھ نہ کچھ تو پھر مہوش غلطی ہے. اب یہ کیا ہے, یہ آپ مجھے بتائیں. یار دیکھو اب میتھس اگر کرو نا تو یقیناً کیلوریز کہیں نہ کہیں آپ کر رہی ہیں. آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کروں کہ کیا کہاں پہ یہ, اور یہ میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے, تو یہ اچھا میں تو ہمیشہ کہتی ہوں ان کی طرف سے یہ سوال ہے. دیکھیں آپ کی باڈی از لائک اے بینک, ٹھیک ہے, آپ نے جتنا ڈپازٹ کیا ہے اور اگر اس کو برن نہیں کیا ہے تو وہ ڈپازٹ تو ہوتا جا رہا ہے. آپ نے جتنا کھانا اپنی باڈی کو ڈال رہے ہیں, کیلوریز دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, وہ تو ڈپازٹ ہو رہی ہے نا, آپ کا ڈپازٹ بنتا جا رہا ہے, بینک بیلنس یہاں سے نکل رہا ہے, سیونگ ہو رہی ہے, وہ سیونگ ہو رہی ہے. تو اگر تو آپ اس کو برن کر رہے ہیں تو آپ گین نہیں کریں گے. اگر آپ جتنا آپ نے کنزیوم کیا ہے اتنا ہی برن کریں تو آپ وہیں پہ رہیں گے. اگر آپ نے لوز کرنا ہے تو جتنا آپ کھا رہے ہیں اس سے زیادہ برن کریں. اور اس لیے پھر وہ کیلوری ڈیفیسٹ پہ آتے ہیں کہ یار اچھا کم کھاؤ تاکہ آپ کو وہ جو ڈپازٹ پہلے والے ہیں سیونگ ڈپازٹ اس کو نکال کے برن کرو. ایگزیکٹلی یہ چیز ہوتی ہے بالکل. تو اب چیک کیجیے گا کہ مے بی کہیں فرائڈ فوڈ آپ زیادہ لے رہی ہیں, مے بی یا کوئی شوگری ڈرنک زیادہ لے رہی ہو, کہیں نہ کہیں ایک غلطی ضرور ہے. فرائڈ چیزیں بھی نہیں کھاتی ہوں, مجھے مطلب ایک ہلکا پھلکا بس زبان کا چسکا تھوڑا سا پورا کرنے کے لیے کھا لیا. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں کچھ میٹھے کی اس طرح کے, وہ بھی بالکل میں نہیں لیتی. چلیں پھر آپ آئیں, آپ دیکھتے ہیں مہوش آپ آئیں. یہ ماننے کی کو بات سوچنے پہ مجبور کر دیا, کیا ہو سکتا ہے. میرے خیال میں یہ تو یہ کوئی ٹرینر مانے گا ہی نہیں کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے. بس دیکھیں یہ ہو رہا ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایک فٹ ٹرینر کو سوچنے پہ ہم نے کر دیا ناظرین مجبور. اسی سوچ کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اب تک آپ سوچیں ناظرین, آپ بھی سوچیں کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے. تو ہم ایک شارٹ سی بریک لے کر آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سرفرا میں کہیں گے آپ کو خوش آمدید. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن دو خواتین کے درمیان ہو رہی ہے. فٹنس کی بات ہو تو نا ہم سب چاہتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا, فٹ رکھنا, اور رمضان آنے والا ہے, اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن کا ہم خیال رکھتے ہیں یا نہیں بھی رکھ پاتے. تو ہمارے جو فزیکل ہم فٹ رہنے کی بات کرتے ہیں اس میں کہیں اتار چڑھاؤ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے. تو وہ اتار چڑھاؤ آپ کی زندگی میں نہ آئے, آپ کی خوبصورتی برقرار رہے, آپ فٹ رہیں. اسی لیے ہم بات کریں عائشہ سے. عائشہ وہی بات ہو رہی تھی میں نے ایک سوال کیا تھا اپنے متعلق, اور میرے جیسے اور بہت سارے بیچارے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہوگا. سو اس کو ذرا کلیئر کر دیں. میرا تو خیال ہے مہوش آپ کا اپنا ایک انڈیویجول کیس ہے. مے بی آپ کا میٹابولزم بہت اچھا ہے اوور آل. آگے پیچھے شاید آپ جو ہیں اس لیے گین نہیں کرتی ہیں کیونکہ آپ کی باڈی کا رسپانس ایک ڈفرینٹ ہے. مے بی رمضان میں آپ سوتی بہتر ہوں. بالکل یہ ہے بات ویلڈ, کیونکہ جب آپ سوتے ہیں صحیح ہے نا, نیند آپ کی نیند اچھی پوری ہوتی ہے تو پھر آپ کی باڈی جو ہے وہ ہیلدی بھی ہوتی ہے اور آپ کی اسکن بھی اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں بالکل ایڈ اپ کرتی ہیں. اور سونا جو ہے
सुपर हेल्दी अगर आप 7 से 8 घंटे सो रहे हैं। Great. ठीक है, कम सोने से ये होता है कि आप जो है जब आप उठते हैं तो आपकी स्किन भी वो लगती है, इतनी फ्रेशनेस नहीं लगती है, थके रहते हैं, और आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो उसमें कॉर्टिसोल लेवल आपका स्ट्रेस रिलीज करना शुरू कर देते हैं। इसमें ये भी तो एक वजह हो सकती है ना, जब हम वेट गेन करने की बात करें रमजान में, कि हमारी रूटीन बन जाती है, हमने एक टाइम हमारा सेट हो जाता है कि इस टाइम पे हमने खाना है, इस टाइम पे खाना है, ये भी। और नॉर्मल रूटीन में हम देखें हमारे कोई खाने का टाइम फिक्स नहीं होता। नहीं, वही कह रही ना, जैसे कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें, इसका भी वही वाली विंडो है, आपके एक पास एक विंडो है जिसमें आपने खाना है, बाकी टाइम आप नहीं खा रहे हैं। और इस टाइम में अगर हम हेल्दी अपने आप को आदत बना लें कि रमज़ान में हमने हेल्दी सहरी करनी है, हेल्दी अफ्तारी करनी है, तो आप वेट भी लूज़ कर सकते हैं और अपनी सेहत ओवरऑल भी, जिसका अगर जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल लोगों का हाई होता है, उसके लिए बड़ा अच्छा है कि आप अगर फ्राइड फूड ना खाएं तो आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें नाज़रीन को ना ज़रा ये बताएं कि रमज़ान में कैसी डाइट हमारी होनी चाहिए ताकि मोटे भी ना हो, कमज़ोर भी ना हो। हाँ, और आपसे रोज़ा भी अच्छा सा रोज़ा भी काम अच्छा भी किया जाए। यस, काम भी कर सकते हैं। देखिए, मेरा ख्याल में तो अगर आप एक सादा रोटी खाएं, साथ ऑमलेट खाएं या दही खा लें, या जो भी आपका सालन आपने नॉर्मल बनाया है, अगर आप पोर्शन कंट्रोल के साथ खा लें तो आपका वेट गेन नहीं होगा। अगर आप देखिए, वेट तभी गेन होता है जब आप ज़्यादा खाते हैं, जो मैं कहती हूँ बैंड हम नहीं ज़्यादा खाते हैं आयशा। नहीं, आप नहीं खाती होंगी, आप तो तभी तो फिट हैं, आप तो स्मार्ट हैं, आपको कोई कुछ कह भी नहीं रहा। दूसरा मैं जो खुद बहुत अरसे से कर रही हूँ, मैं तो दलिया खाती हूँ, पॉरेज। आई लव ईटिंग पॉरेज। मुझे लगता है कि जो आप दलिया बनाते हैं उसमें थोड़ा सा दूध भी होता है, उसमें थोड़ी सी खजूर डाल ली या बादाम डाल लिए, तो इट्स सुपर हेल्दी, स्पेशली फॉर द लेडीज, फॉर द गर्ल्स। यस, ठीक है। और गर्ल्स अगर उसमें अपने लिए थोड़े से नट्स डाल लें तो आपके ब्रेन को भी उसमें पावर मिलती है, और आप बिल्कुल भी किसी भी वक्त जो है ना, आपको नहीं लगेगा मैं ड्रेन्ड हूँ। हाँ, और क्योंकि जो हम दलिया खाते हैं, इट टेक्स टाइम उसको डाइजेस्ट होने में, उसमें फाइबर की जो है क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो मेरा तो बहुत फेवरेट है, मैं इसमें कोई चीनी भी नहीं डालती हूँ, अगर डालनी है तो आपकी मर्जी, वरना शहद डाल लें। बिल्कुल। और अगर आप अच्छा, मैं चीनी यूज़ नहीं करती, पता है, मैं शक्कर का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, वाइट शुगर बिल्कुल नहीं लेती मैं। तो अच्छा करती हैं, और अगर आप शहद ले लेंगे तो और बेहतरीन है। बात, बिल्कुल। बस ये है कि अगर हमें खालिस मिल जाए तो, यस, ये बात, खालिस मिल जाए तो हाँ। और अगर इफ्तारी में आप वही जो हम खजूर खाते हैं, पानी पिए। अच्छा, ये पहले जो डाइट है ना कि किस तरह का खाना होना चाहिए, ये ज़रा हमारे नौजवानों के लिए या जो थोड़े सेहतमंद हजरात उनके लिए बताएं, उसके बाद फिर मैं ज़रा जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं फिर उनका पूछते हैं। अच्छा, मैं तो जो बता रही हूँ ना वो एक गाइडलाइन है, अगर जिसको जो भी फॉलो कर रहा है, आई थिंक उसको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। हाँ, अगर हम नौजवानों की बात करें, और अगर वो जैसे बॉयज़ होते हैं, अगर वो थोड़ा सा हाई प्रोटीन पे रह लें तो वो ज़्यादा फिट रह सकते हैं। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट्स, अगर आप कार्ब्स कम कर दें और थोड़ा सा हाई प्रोटीन पे चले जाएं, थोड़े कबाब खा लिए, डीप फ्राइड नहीं करें, एयर फ्राइड आजकल हर बंदा यूज़ कर रहा है, और इवन अब तो जो पकौड़े बनते हैं और चिप्स बनते हैं एयर फ्राइड, वो भी ठीक है वैसे, नॉट अ बैड ऑप्शन। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल यही है कि आप बस एक नॉर्मल सी रूटीन रखें और फ्राइड फूड को कट करें। ठीक है, हेल्दी फूड पे रहें, घर का बना हुआ खाएं, अगर लाइट खाएं, और हाई प्रोटीन पे जाएं, और शुगरी ड्रिंक्स नहीं। ये जो बात है ना, पहले तो हम बस अफ्तारी होते तो ये कहते हैं कि मीठा कुछ ना कुछ। ये जो बहुत सारे लाल शरबत पीते हैं, लाल शरबत जाते हैं, नहीं तो लाल भी होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, काले भी होते हैं, पता नहीं कितने वो काले वाले भी होते हैं, ब्लैक भी। और जो ब्लैक हैं या जो भी फ्रिजी ड्रिंक्स हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक होती है। रोजे के बाद आपके किडनीज बिल्कुल डिहाइड्रेटेड होते हैं, और वो श्रिंक हुए हुए होते हैं, मतलब वो इतने डिहाइड्रेटेड होते हैं हमारे, और हमें लगता है कि पता नहीं मीठा पानी हम ज्यादा पी लेंगे, ज्यादा और जब आप उसको बहुत सारी फ्रिजी ड्रिंक देती हैं तो देखें कि आपने उसको ओवरलोड कर दिया, आपने उसको फ्रिजी और सारे केमिकल से ओवरलोड कर दिया। और अक्सर हम कहते हैं मैंने कि इतना पानी पी ले क्या कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, वो सारा मीठा पानी पी ले होते हैं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि अपना थोड़ा नॉर्मल सा पिए, अगर थोड़ा सा गर्म पानी पिए, ठंडा नहीं, ठंडा नहीं, ये थोड़ा सा गर्म पानी पिए, ल्यूकवार्म वाटर पड़े। अगर आपने ग्रीन टीज पीनी है तो वो भी बहुत अच्छी हैं, और कम खाएं, पोर्शन कंट्रोल करें, पोर्शन कंट्रोल करें। कि इफ्तारी हो गई और मैंने पूरा दस्तरखान जो है ना वो अभी अपने
اپنے اندر پھر اس کو کر لینا ہے. اور آئی تھنک یہ باتیں دیکھیں میں سب کو پتہ بھی ہے, ہم لوگ بس اس پہ فوکس نہیں کرتے. وہی نا, فوکس نہیں کر پا رہے. ہاں, ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم کریں گے بس ہم کل کریں گے. کل وہ کل کبھی نہیں, وہ کل نہیں آتی ہے. لیکن اگر ہمارے پاس تو ماشاء اللہ ابھی فروٹس بھی اچھے ہیں تھوڑا سا, اور اگر آپ ایک سنگل فروٹ کھا لیں تو ڈائٹ کے لحاظ سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے, بجائے کہ آپ بہت ساری فروٹ چاٹ بنا کے کھائیں. اگر آپ نے اپنا ویٹ کم کرنا ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک فروٹ کھائیں اور اس کو انجوائے کریں. اگر آج کل جیسے خربوزے آنے والے ہیں یا اگر تربوز آنے والے ہیں, تربوز تو میں نے بہت انجوائے کیا لاسٹ جو جتنے رمضان گزرے ہیں, کوئی شربت وربت نہیں, صرف ڈائریکٹ کھجور اینڈ تربوز. دیکھیں اتنے زبردست نعمت رحمت ہمارے پاس ہے, ہم کیوں ان سے, اور اگر آپ کو مل رہے ہیں اور اگر آپ کی جیب بھی آج کل اجازت دے رہی ہے تو ضرور کھانا چاہیے, ضرور کر لیں. اور بس اسٹے فٹ, اسٹے ہیلدی, اچھا سوئیں اور نماز اپنی ضرور پڑھیں. تو آئی تھنک نماز میں دیکھیے ایکسرسائز کی بات کریں تو اس میں رمضان میں ہمیں ڈائٹ کے ساتھ ساتھ کیسی ایکسرسائز کو روٹین میں شامل رکھیں؟ جو میں کہہ رہی تھی پہلے کہ کم از کم 30-40 منٹس کا ورک آؤٹ کریں ہفتے میں, آپ کم از کم 3 سے 4 دن کریں. اور جیسے وہ ہم نے بھی پہلے بات کی کہ آپ 10 to 15 منٹس کا کارڈیو کر لیں, برسک واک کر لیں, ٹھیک ہے. کچھ ایکسرسائزز ضرور کر لیں, جیسے اگر اولڈ ایج کی خواتین ہیں, اگر وہ کچھ یوگا کے پوزز ہیں, جیسے کوبرا کا ایک پوزیشن ہوتی ہے, پوز ہوتا ہے جس میں آپ کی بیک کو آپ تھوڑا سا پریشرائز کرتے ہیں, ہلکا سا ایک لوڈ کرتے ہیں, تو وہ جو ہے آپ کی موبلٹی کے لیے بہت اچھی ہیں. تو اور لیڈیز کے لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ اپر باڈی کا ورک آؤٹ ضرور کیا کریں, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں لوور باڈی پہ تو فوکس کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہے ہو جم میں اور ویٹس کے ساتھ کر رہے ہیں تو بعد میں پھر مجھے ان کا فون آتا ہے, یار آج تو برتن نہیں دھل رہے, کیونکہ ہماری اپر باڈی واقعی اتنی ویک ہے, ہمارے مسلز اینڈ ہماری بونس اتنی ویک ہیں کہ اگر آپ کو تھوڑا سا ویٹس لے کے اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی پڑ جائے تو پھر کوئی طاقت نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ ہلکے پھلکے ویٹس لے کے آپ ہفتے میں 2 دفعہ کریں, دیٹ از سپرب. ضرور کرنا چاہیے, صرف لڑکوں کو نہیں, لڑکیوں کو بھی کرنا چاہیے. اسپیشلی اگر رمضان کا, چونکہ ہم آپ سے پلان جاننا چاہ رہے ہیں, تو جو وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم افطاری کے بعد کریں گے, تھوڑا لیٹ کریں گے, تو اس میں تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا. بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اس میں آپ جاگ کر سکتے ہیں, آپ اس میں جاگ اینڈ واک کا اگر ایک سائیکل بنا لیں تو دیٹ از سپرب. اور اس سے آپ کے ویٹ لاس میں بھی بہت ہیلپ ہوتی ہے. وہ ایک ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ بن جاتی ہے جس میں آپ واک اینڈ جاگ کر رہے ہیں. واک جب کر رہے ہیں تو تھوڑی برسک واک رکھیں اور ساتھ ساتھ پانی تھوڑا تھوڑا گرم پیتے رہیں, تو وہ سپرب ہے. اور آپ اگر تھوڑے سے اپنے ویٹس اپنے پاس رکھ لیں, بعد میں آپ 10 منٹ کا اپنا ایک ورک آؤٹ رکھیں کہ جی میں نے اس میں اپنے آرمس کو ٹارگٹ کرنا ہے, میں نے اپنے ٹرائسیپ بائسیپس کو کرنا ہے, میں نے لنجز اینڈ اسکواٹس کرنے ہیں. ایک ہی دن میں سب کچھ نہ کریں نا, ڈیوائڈ کریں. اور کور کو میرے خیال میں روز ہی کر لیں تو اچھا ہے. اور پلانکس کریں, تو اپنی ایک روٹین بنائیں, تو آئی تھنک آپ بہت اچھے ہمارے پاس ہیں, بالکل یہی کہہ رہی ہیں, اور آسان ہے, کوئی مشکل بھی نہیں ہے بالکل. اور اگر آپ ایکٹیو رہیں گے تو آپ خوش بھی رہیں گے, اور آپ سے عبادت میں بھی آپ جو ہے نا آپ کو فرق لگے گا کہ یار مجھ سے اب صحیح نماز پڑھی جا رہی ہے. کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب لیڈیز آتی ہیں, مجھے کہتی ہیں کہ ہم سے پہلے رکوع نہیں کیا جاتا تھا, اب سے ہم سے رکوع کیا جاتا ہے, ہم سے صحیح طرح نماز پڑھی جاتی ہے. ہم پہلے چیئر پہ بیٹھ کے پڑھتی تھیں, اب ہم خود پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں فائدے ہوتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا ہمت کرنے کی بات. بالکل, اب آپ آغاز تو کریں, فرسٹ اسٹیپ تو لینا بھائی, آگے چیزیں آپ کو ٹرینر ہے وہ بتا دیں گے. بالکل بتائیں گے. اور آپ کی باڈی جو ہے, اللہ نے ہمیں ایسا زبردست ڈیزائن کیا کہ ہماری باڈی جو ہے وہ خود آپ کو رسپانس کرتی ہے کہ آپ محنت کریں تو وہ آگے سے فوراً آپ کی باڈی رسپانس کرتی ہے, اور آپ کو ویسے ہی اسٹرینتھ ملتی ہے. جیسے میں کہہ رہی ہوں نا, اوور آل بہت سارے پیشنٹ جو ہیں جن کو میں نے ریکور ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کی ہیلتھ کنڈیشنز اچھی ہوئی ہیں, تو بالکل آپ کو فائدہ ہوتا ہے. گریٹ, زبردست, یہ بے شمار فوائد ہیں. کیا پیغام کیا دیں گی ناظرین کو, رمضان آنے والا ہے, کیسے خیال رکھیں؟ میرا تو خیال ہے کہ رمضان میں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں.
ساری بات اسی میں نیگیٹو باتیں نہ کریں, ایک دوسرے کا دل نہ دکھائیں, اپنے خود بھی خوش نہ رہیں. بھریں. ہاں, خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی رہنے دیں, ہے نا. اور جو روزہ نہیں رکھ رہا یار, ہو سکتا ہے اتنا گناہ گار نہ ہو, کوئی مسئلہ ہو, بس اب دیکھیں ٹھیک ہے, اگر میں بھی بہت ساری نمازیں پڑھ رہی ہیں یا میں پڑھ رہی ہوں, میری بہت ساری نمازیں پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہے اگر میرا آپ کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے, اگر میں آپ کا خیال نہیں رکھ رہی. مجھے یقیناً ان نمازوں کا کیا فائدہ. ہاں, تو روزے کی تو فلسفی قربانی ہے. روزے کی فلسفی از قربانی. اگر ہم اپنے نفس پہ قربان کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے, تو دوسروں کے ساتھ کائنڈلی, اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھیں. ہاں, بس یہ بڑی بات ہے, کائنڈنیس, بی ویری ویری کائنڈ. ایک دوسرے کو آفس میں خیال رکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ تھکے ہوئے ہوں, ہو سکتا ہے کہ ان کی رات روزہ رکھ کے جو ہے نا یہ چیخیں چلائیں مت. ہاں, ایسا لگتا ہے جیسے روزہ رکھ کے دوسرے پہ احسان کریں. ہاں, بس یہ کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی جتنی آپ مدد کر سکیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ رمضان کی فلسفی بھی یہی ہے کہ قربانی کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اثار کریں, دوسروں کے لیے دل بڑے کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ عائشہ, آپ کا بہت شکریہ. اتنے بڑے دل کے ساتھ صبح صبح اٹھ کے آج ہمیں سے اتنی مزے کی گپ لگائی ہے. تھینک یو سو مچ. اتنی اچھی اچھی چیزیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ ونس اگین. یقیناً ناظرین آپ نے یہ سیگمنٹ انجوائے کیا ہوگا. فٹنس کی بات تھی اور پھر 2 خواتین تھی, تو ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی. ابھی مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کی جانے پڑنا ہے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے جیسے ہماری مہمان نے کہا, عائشہ نے کہا کہ دیکھیں رمضان آنے والا ہے, ہم جہاں اپنا خیال رکھتے ہیں اپنی فٹنس کا, سب سے زیادہ اچھا ہوگا, سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کہ ہم ہمارے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اب نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کے بندوں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, اور بس میں اس میں اگر آپ انوالو رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ سب سے اچھی فٹنس آپ کی یہی ہوگی کہ آپ دوسروں کا خیال رکھ رہے ہیں, آپ دوسروں کو خوشی دے رہے ہیں, آپ ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ زیادہ توجہ دیجیے گا. خیر ہے فٹنس وہ موٹا پتلا ہونے میں وہ خیر ہے, زندگی ہے, چلتے رہتے, ایکسرسائز کریں, آپ سلم سمارٹ ہوتے رہیں گے, کبھی ہیلدی ہوں گے, کبھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمارٹ کر لیں گے, سلم کر لیں گے, آپ فٹ ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں زندگی کا حصہ چلتی رہتی ہیں. خوشیاں بانٹیں, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. اسی خوشی کی ایک کڑی, اسی خوشی سے ریلیٹ کرتا ہے ایک اور ٹاپک ہمارا جس پہ ہم کرنے والے ہیں بات. سو رہیے گا ہمارے ساتھ, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں کہیں گے آپ کو خوش آمدی. یقیناً آپ نے پہلا سیگمنٹ بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا, کیونکہ آپ کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے, وہ بھی فٹنس ٹرینر سے ہم نے جانا آپ کس طرح سے ایکسرسائز کے تھرو اپنی ڈائٹ کو مینٹین کر سکتے ہیں. موسم بدل رہا ہے, رمضان کی آمد ہے, تو کافی چیزیں جو ہیں وہ ہم سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان میں کیسے خود کو ہم فٹ رکھیں, یا ڈیورنگ رمضان کیسے کن چیزوں کو ہم جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں روٹین کو, تاکہ صحت ہماری خراب نہ ہو. تو بہت اچھے طریقے سے ہماری جو فٹنس ایکسپرٹ تھی انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا. ابھی جو ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے, جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے, بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. میں انٹرسٹنگ اس لیے کہوں گی کیونکہ ہم بات تو کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, خدمت خلق کی میں اگر بات کروں, ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں ہم مار کھا جاتے ہیں. ہم اپنے الفاظ کے ساتھ چل نہیں پاتے, بیان ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, بول ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ایکشنز کچھ اور ہوتے ہیں. سو ایک اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, آج کل جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سیاست کو یہاں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی. کہتے ہیں سیاست بھی ایک خدمت خلق کا ہی شعبہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں نے, ہم نے اسے اس طرح سمجھا ہی نہیں. اپنے مفادات کے لیے, اپنے جو ذاتی لڑائیاں, جو ایشوز ہیں, انہی میں ہم نے اس سیاست کو الجھا کے رکھ دیا, جبکہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے خدمت خلق کا. سو آج بات کرنے والے ہیں ناظرین ہم خدمت خلق کے حوالے سے. دیکھیں جب آپ اللہ کے بندوں کے لیے سرو کرتے ہیں, ان کے مشکلات کا حل نکالتے ہیں, ان کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں, ان کے لیے خوشیوں کی وجہ جب آپ بنتے ہیں, تو
यकीनन फिर आपका जो मकाम है, जो आपका मर्तबा है वो बुलंद तो होता है। लेकिन यही बात हमें समझने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि खिदमत खल्क़ के लिए पता नहीं हमें कितनी बड़ी दौलत, कितनी बड़ी जायदाद चाहिए होगी, हम बहुत बड़े अमीर होंगे या बहुत ज़्यादा फ़ंड्स हमारे पास आते होंगे, बहुत बड़ी NGO होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हम ऑनर होंगे, तो ही हम खिदमत खल्क़ में पेश हो सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखिए, एक मुस्कुराहट जो है ये भी खिदमत खल्क़ में आती है कि कोई जा रहा है, आप उसको देख के ऐसे बस हल्का सा मुस्कुरा दे, ये भी खिदमत खल्क़ होगा। आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई पत्थर आपको नज़र आया कि यार ये पत्थर किसी को मुश्किल में डाल सकता है, किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता है, वो पत्थर हटा दे, ये भी खिदमत खल्क़ आता है। छोटी छोटी चीज़ें खिदमत खल्क़ का हिस्सा हैं, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, खिदमत करना। लेकिन हमारे माइंड में ये जो बड़े बड़े सपने हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें हमने एक बड़ी बड़ी कहानियाँ बुन रखी हैं, इन्हीं पे बात करेंगे, क्लियर करने की आज कोशिश करेंगे हम कि देखें एक्चुअली में खिदमत खल्क़ है क्या, जो हकीकी खिदमत है वो क्या है, उस पे हम बात करेंगे। क्योंकि हमारा हम सबका तो माइंड, जैसे मैंने कहा कि इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो ही खिदमत हो सकती है, तो ही लोगों की मदद हो सकती है, तो ही उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं, तो ही उनकी मुश्किलात हल हो सकती है। ठीक है, नो डाउट बाज़ जगहों पर ये चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअल में खिदमत खल्क़ किसे कहते हैं, इस पर बात करेंगे। इसमें मुश्किलात की खासकर मैं बात करूँ, वो क्या क्या हो सकती हैं अगर आप वाकई में ही आप में ये जज्बा है, ये जुनून है, ये आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के बंदों की मदद करें, खिदमत करें, आप उनके काम आएँ, तो किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ जाता है। अब बात आती है एक्चुअल पॉइंट की, इतना काम आपने कर लिया, इतनी खिदमत कर ली, उसका रिज़ल्ट क्या है, नताइज क्या है, इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से आप सब के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये थर्ड पॉइंट होगा। जब आप ये सारा काम करके आएंगे, अच्छा मैं इतना काम तो कर रहा हूँ, मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेंगे, फ़वाइद इसके क्या होंगे, ये पॉइंट आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी होगा। इन्हीं तमाम सी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। बहुत ही कोशिश करूँगी बहुत ज़्यादा कैजुअल डिस्कशन रखूँ जो हमारे नाज़रीन समझ सके कि एक्चुअली में खिदमत खल्क़ क्या है, क्या मैं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं, हम सब क्या खिदमत खल्क़ कर सकते हैं, या सिर्फ इसके लिए मखसूस अदारे हैं, मखसूस लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद करनी, उनकी खिदमत करनी, उनकी मुश्किलात दूर करनी। तो इन्हीं तमाम सी चीज़ों पर डिस्कशन के लिए यकीनन मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों की बात करूँ, वो भी खिदमत खल्क़ करते हैं नो डाउट। माशरे में देखें एज अ सोशल वर्कर वो सब लोग काम करें, जैसे मैंने सियासत को टच किया, सियासी हवाले से देखें तो भी खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। तो यकीनन आज मुझे आपको हम सब को उनकी जो इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरीज़ हैं वो भी जानेंगे, उनके वाक़यात। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में जब आप सोशल वर्कर होते हैं ना, जब आप सोसाइटी में निकलते हैं सर्व करने के लिए, फिर वाक़यात बड़े आपके साथ पेश आते हैं। वो तमाम तो चीज़ें जानेंगे, जो टॉपिक है इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी माजिदा फ़हमी साहब। अस्सलाम वालेकुम माजिदा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल फिट फाट। अब एग्जैक्टली लग भी रही हैं। वेल, उनके साथ अगले हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमाए, रिजवान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। माजिदा साहब, एज यूजुअल लेडीज फर्स्ट। रिजवान हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इस मामले में मैं No सजेस्ट doubt। करूंगी कि सर को पहले आप बताएं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है एंड हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, तो सीनियर है, तो मैं चाहूँगी कि जी जी प्लीज व्हाई नॉट आपसे हम आगाज़ करते हैं। पहले तो मुझे बताएं कि हम चूँकि खिदमत खल्क़ पे बात कर रहे हैं, पहले तो मैं आपसे ही, आप जो लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं, जो खिदमात आप मैं कहूँगी सर अंजाम दे रहे हैं, यहीं से आगाज़ करते हैं। ये सिलसिला कब शुरू हुआ, कैसे आपने रियलाइज़ किया, कैसे फ़ील किया? देखिए, मैं सबसे पहले तो सच टीवी का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। इस वक्त दुनिया में कोई 7 अरब से ज़्यादा लोग बसते हैं, और एक स्कॉलर ने बड़ी अच्छी बात की कि अगले 100 साल बाद ये 7 अरब लोग ज़मीन के नीचे होंगे और अल्लाह अपनी मशीयत से कोई और 8-9 अरब लोग ले आएगा। तो सवाल ये है कि इन 100 सालों के बाद किसको याद रखा जाएगा? ये वो लोग नहीं होंगे जो अपनी आल और औलाद और फैमिली के लिए कमाते रहे, बल्कि ये वो लोग होंगे जिन्होंने आगे बढ़कर इंसानियत की खिदमत के लिए कुछ किया होगा, जिन्होंने डिलीवर किया होगा। और जब हम वेस्टर्न स्कॉलर्स को भी पढ़ते हैं, एक मुझे बुक कभी याद आ रही है, इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस, तो उसमें वो बताते हैं कि जो दुनिया के कामयाब तरीन लोग हैं, ये सारे लोग वो हैं जो लॉ ऑफ गिविंग पे यकीन रखते हैं, बिलीव करते हैं।
کہ جو چیز آپ کو چاہیے زندگی میں آپ وہ لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں. آپ کو عزت چاہیے, آپ لوگوں کو عزت دیں. آپ کو پیار چاہیے, آپ لوگوں کو پیار دیں. آپ کو پیسہ چاہیے, آپ لوگوں میں پیسہ بانٹنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں یہ ریٹرن ہو کے, ریورس ہو کے, ملٹیپلائی ہو کے آپ کی لائف میں آئے گا. تو یہ بہت ارلی سٹیج میں نے یہ اس کو ریئلائز کر لیا تھا, اور اس کے بعد سے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں میں پہنچوں لوگوں کے لیے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. فیملی ساتھ تھی آپ کے, سپورٹ تھا کہ ہاں بھائی ہمارا بیٹا اب نکل رہا ہے معاشرے میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے, خدمت خلق میں پیش ہونے کے لیے, سو ہم سپورٹ کریں, یا پھر ہر والدین کی طرح ان کا بھی کوئی بہت بڑا سپنا تھا؟ ہاں, اصل میں الحمدللہ مجھے کچھ چیزیں ورثے میں ملی. وہ ایسے ملی کہ میرے جو دادا جان تھے, جو میرے والد صاحب تھے, وہ بھی غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے. تو یہ چونکہ ایک کہہ لیں کہ آپ کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے تو مجھے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن جب میں نے لوگوں کی یعنی سماجی خدمت کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل گراؤنڈز پہ بھی, میدان میں بھی جب میں نے قدم رکھا, تو ضرور میرے پیرنٹس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کیوں سیاست کی طرف جا رہے ہو, یہ تو ایک ایسا ایریا ہے کہ جو پرسیپشن بنا ہوا ہے نا کہ پالیٹکس کا نام ہے دھوکے کا, فراڈ کا, چیٹنگ کا, بالکل جیسے میں نے سٹارٹ میں جی کہا. جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیں اگر پالیٹکس کو آپ انگلش ڈکشنری میں دیکھیں, اردو میں دیکھیں, عربک میں دیکھیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے حسن انتظام. تو اگر پالیٹکس میں اچھے لوگ نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو کرپٹ لوگوں کے حوالے کر دیا, اور جب کرپٹ لوگوں کے آپ نے حوالے کر دیا تو پھر ہمارا گلہ نہیں بنتا کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں زیادتی ہو رہی ہے, کیوں ہمارے اوپر بے جا ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں, کیوں ہمیں مطلب اس وقت آپ دیکھیں یہ جو اس وقت کا پاکستان ہے یہ بہت ہی فائنینشلی آپ یہ کہہ لیں ریسیشن میں ہے, ایک بے یقینی ہے, بے سکونی ہے, غریب کا جینا بہت محال ہو چکا ہے. تو بیسیکلی پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو اوپر پالیسی سازی کے ادارے ہیں وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ انہوں نے زندگی میں کبھی لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے, نہ کبھی ان کو پیٹرول جیب سے خریدنا پڑا ہے, نہ کبھی جو ہے نا ان کو مہنگائی کیا ہے, غربت کیا ہے, ان کو نہیں پتا, بھوک پیاس کیا ہے. تو ہاں, تو جب تک اس طرح کے لوگ ہمارے سروں پر رہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. جب تک ہمارے بڑھ سکتے ہیں. جی اور بڑھ سکتا ہے, جی اور بڑھ سکتا ہے. صحیح جی, بات ہاں جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری فیملی شروع میں تو ظاہر بات ہے میرے لیے تھوڑا سا انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی, لیکن جب انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا کنسسٹنٹ ہے تو اب الحمدللہ پوری فیملی میرے ساتھ ہے, اور ہم سب لوگ مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لا سکیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہی بات یقیناً ناظرین, جیسے سٹارٹ میں ہمارے مہمان نے کہا کہ جو چیز آپ کو چاہیے نا وہ بانٹنا شروع کر دیں. عزت چاہیے, پیسہ چاہیے, شوہر, جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ بانٹنا شروع کر دیں, آپ کو اس کا ریورس جو ہے وہ دگنا تگنا جو ہے وہ ملے گا. سو اسی چیز پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. ماجدہ صاحبہ کیا کہیں گی خدمت خلق کا آپ کا جو آپ کی جو جرنی, جو سفر ہے, اس کا آغاز آپ نے کیسے کیا, کیسے چن لیا کہ مجھے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنی ہے؟ جب میں نے شروع کیا تھا تو میرے ذہن میں تو یہ نہیں تھا بالکل بھی کہ یہ کوئی اتنا بڑا کوئی کام ہے. ہم تو مطلب جب ہم نے ایک چھوٹی سے گاؤں سے میرا تعلق تھا, وہاں پہ ہم والنٹیئر ورک پہ ہمارا بہت زیادہ فوکس تھا. ہمیں انکریج کیا جاتا تھا کہ کمیونٹی میں کچھ آپ پروڈکٹیو کریں, کچھ پازیٹیو کریں. تو ہم بچپن سے ہی مجھے شوق تھا لیڈر بننے کا. وہاں پہ ہم گاؤں کی لڑکیوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ایکٹیویٹیز کرنے کا, ان کو کچھ چیزیں سکھانے کا, ٹریننگ دینے کا. تو وہ کرتے کرتے پھر میں جب سٹیز میں موو ہوئی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہاں پہ اور زیادہ پرابلمس ہیں, اینڈ پرابلم سالونگ کی طرف میرا زیادہ دھیان تھا کہ اگر ہمارے معاشرے میں اتنے زیادہ پرابلمس ہیں, اگر اینیمل ابیوز ہو رہا ہے, انسانوں کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے, وائلنس ہو رہا ہے, تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اب ہم کب تک کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں, یا کون سے ایسے افیکٹو سٹیپس ہو سکتے ہیں جن سے یہ ایکچوئل میں سالو ہو جائے؟ تو پھر مجھے لگا کہ نہیں, اگر انسانوں کا علم اور ان کے دماغوں میں اگر شعور ڈالا جائے تو آئی تھنک کہ یہ اس پرابلم کو سالو کر سکتا ہے.
اور آن دا وے آئی ایکسپیریمنٹڈ ود اے لاٹ آف تھنگس. میں نے مختلف لوگوں سے ملی, میں انسپائر ہوئی, جیسے ابھی سر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے اچھا لگتا ہے ایسے لوگوں سے انسپریشن لینے کا. اور ایسے ہی رول ماڈلز ہمارے معاشرے میں ہوں گے تو ہم نئی جو جنریشن آئے گی وہ اسی طرح سے آئے گی کہ ان میں انسانیت کی جو بیسک ویلیوز ہیں وہ بھر جائیں گی. اور انسانیت اور اسپرچویلٹی کی بیسک ویلیوز جس بھی انسان میں ہو تو وہ سوشل ورکر ہی ہوتا ہے. اور میرے لحاظ سے ہر بندہ سوشل ورکر بن سکتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے سب انسانوں کو سوشل ورکر. سو دیٹ از مائی جرنی اے بٹ. فیملی یس کمیونٹی. جی پوچھا ہم نے تو یقیناً آپ سے بھی جاننا چاہیں. جی ہماری کمیونٹی اور ہمارے اس میں ہمیں بہت زیادہ انکریج کیا جاتا ہے, فیملی میں بھی بڑا انکریج کیا جاتا ہے, لیکن کچھ ایسے پوائنٹس بھی آئے جہاں پہ وہ ڈرتے بھی تھے. بینگ اے گرل اور ایک نئی سٹی میں جانا اور کام کرنا, اینڈ آئی ریممبر کہ اس میں ٹائم کا بھی پتہ نہیں, دیر سے ہو سکتی ہے. مجھے ایک واقعہ اسپیسیفکلی ریممبر ہے کہ ہم جا رہے تھے ایک جگیوں میں, کچھ فیملیز تھیں, تو ہم جاتے تھے ان کو کنونس کرنے کے لیے, ان کے پیرنٹس کو کنونس کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے. گھروں کے اندر جب جاتے تھے تو الاؤڈ نہیں تھا کہ کوئی میل جائے, تو آئی واز دی اونلی فیمیل, تو میں ان کی طرز کے مطابق برقع شرقہ پہن کے جاتی تھی. تو میں اندر جاتی تھی تو باہر سے میرے بھائی اور میرے دوست بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ لڑکی اندر زندہ بھی ہے یا یہ پتہ نہیں یہ اس کو کچھ کر لیا انہوں نے, بیکاز آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بہت سارے اگریسو لوگ بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کی بات بھی نہیں مان رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب کچھ فیس جب کیا میں نے تو مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ ہاں جی اب بھی کچھ ہو رہا ہے. تو اس ماحول سے ابھی جیسے پنڈی جیسے شہر میں ایسے بہت ساری فیملیز ہیں جو ابھی 21st سینچری میں نہیں رہ رہی, وہ اسٹون ایج میں رہ رہی ہیں, وہ ایک چار دیواری کے اندر بند ایک اور ہی دنیا ہے. بہت شکریہ رضوان احمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد اور معزز مہمان ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی بات کریں گے. ماجدہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ کہیں نہیں جا رہی ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اور مزید انٹرسٹنگ ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیں سچ سویرا. بیک ناظرین, سچ میں ایک دفعہ پھر سے کہیں گے آپ کو خوش آمدید. بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, ٹاپک بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے, خدمت خلق کی ہم بات کر رہے ہیں, عملی زندگی کی بات ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ چیلنجز وہ تو ہر جگہ ہر شعبہ زندگی میں ہر لمحہ ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے فیس کرنا پڑتا ہے. سو ساتھ ساتھ اس کے فوائد, خدمت خلق کی بات کریں اور فوائد نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا. سو اسی پہ بات کریں. مزید ہمیں ایک اور معزز مہمان نے جوائن کیا جو کہ یقیناً خدمت خلق کی بات ہو تو وہ آپ کو پیچھے دکھائی نہیں دیں گے, وہ بھی فرنٹ لائن آپ کو دکھائی دیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں محمد بلال اظفر عباسی صاحب. السلام علیکم بلال صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے وقت دیا. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. بلال صاحب کیا کہیں گے خدمت خلق کی ہم بات کریں, کیا سمجھتے ہیں آپ کے مائنڈ میں, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, خدمت خلق کیا ہے؟ زبردست. دیکھیے خدمت خلق کے نا دو پہلو میں نے اپنی زندگی میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کوٹڈ فرام دا بکس ہوتی ہے, تو وہ تو ود ریفرنس, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک پیٹنٹ ڈیفینیشن آف سم تھنگ ہے. ایک وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کے مشاہدے سے نکل کر آتی ہے, وہ آپ کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے. تو اب تک کی زندگی میں, اگرچہ بہت زیادہ نہیں گزری, اب تک کی زندگی میں جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ خدمت کے دراصل دو پہلو ہیں خدمت خلق کے جذبے کے. ایک پہلو ہے ذاتی اور ایک ہے معاشرتی. اچھا. ذاتی جو پہلو ہے نا, اس کا تعلق آپ کے بلیف سسٹم سے ہے, عقیدے کے نظام سے ہے. آپ دنیا میں جہاں بھی دیکھیں تو اکثریت, میں سارا نہیں کہتا, لیکن اکثریت جو ہے جو خدمت خلق ہے, چیریٹی ورک ہے, وہ ریلیجن ڈریون ہے, چاہے وہ جو بھی ریلیجن ہے, اسلام کو کہہ لیجئے, کرسچینٹی ہے, جیوزم ہے, جو بھی ہو, ہندوازم ہے, جو بھی مذاہب ہیں, اس میں اس کے پیچھے جو محرک ہوتا ہے, ایک فرد کو تحرک دلانے والی چیز, ایکٹیویٹ کرنے والا جذبہ جو ہے, وہ اس کا بلیف سسٹم ہوتا ہے.
تو ایک فرد کی جو خدمت خلق کا جذبہ ہے اس کا ذاتی جو پہلو ہے وہ تو یہ ہے، میں نے نوٹس کیا اپنی زندگی میں کہ آپ کا جو بلیف سسٹم ہے نا، آپ کی جو روحانیت ہے، آپ کی جو روح ہے، اس کو نرچر کرنے کے لیے، اس کی تسکین کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو ایک تسکین ملتی ہے، اور ایسا روح کا نظام ہے کہ آپ بس انسان، حتیٰ کہ جانور بھی جو جانوروں کے حقوق کی بہت خلاف ورزیاں دنیا میں ہوتی ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں. کسی بھی مخلوق کی خدمت کے لیے جب آپ کام کرتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ایک فرد کو کیا ملتا ہے؟ پہلا پھل جو اس کو ملتا ہے وہ اس کے روح کی طمانینت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، نرچر ہوتا ہے، اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے فرام ود ان. ایک تو یہ ذاتی پہلو. معاشرتی پہلو زندگی کا جو خدمت خلق کا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے پوری دنیا میں، ایون کہ اب ٹرکی میں ابھی حالیہ جس طرح سے سیلاب آیا آپ اس کو دیکھ لیں، غریب سے غریب ملک کو دیکھ لیں، اور آپ امیر ممالک کو جن کے جی ڈی پی بہت بہتر ہیں ان کو دیکھ لیں. ہر تمام ممالک میں ایک طبقہ ضرور دنیا میں یہ ہوتا ہے، اور یہ غریب جو طبقہ ہے نا اس کا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے. تو وہ جو دکھی انسانیت ہے اس کی وجہ پہ ہم آگے چل کے اگر بات کریں ضرور کریں گے کہ وجوہات کیا ہیں، لیکن جو ایک دکھی انسانیت ہے اس جو خدمت خلق کا معاشرتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیڈ کرتی ہے، وہ ریکوائر کرتی ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے معاشرے کے اس طبقے سے جو کہ پریولیجڈ ہے، جو انڈر پریولیجڈ ہے. اس کا یہ حق ہے پریولیجڈ طبقے کے اوپر کہ وہ خدمت خلق کریں. وہ ایک پتہ نہیں مجھے یاد آ رہا ہے لیکن بشیر بدر کا ہے کس کا ہے، ایک شعر بڑا دلچسپ ہے اس بارے میں کہ داور حشر مجھے تیری قسم، میں نے ہر لحظہ عبادت کی ہے، تو میرا نامہ اعمال تو دیکھ، میں نے انسان سے محبت کی ہے. تو دراصل یہ دو پہلو ہیں جو تحرک پیدا کرتے ہیں کسی فرد میں. جب آپ دیکھتے ہیں وہ میں نے کہا کہ ایک ذاتی نرچر بھی کرتا ہے روح کو انسان، دوسروں کی جب خدمت کرتا ہے، اور پھر آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی سینسٹیو طبیعت کا فرد ہوگا، میل ہوگا، فیمیل ہوگا، جو حساس طبیعت کے لوگ ہوں گے، ان سے رہا نہیں جائے گا. یہی بات، کچھ نہ کچھ کرنے کو دل کرے گا ان کے لیے. بالکل. اچھا ماجدہ صاحبہ، یہ آئی تھنک یہ ایک احساس ہے جو کہ گاڈ گفٹڈ ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں جی. سینسٹیوٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایکسیس ایمپتھی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. ایکسیس ایمپتھی بیسکلی وہی چیز ہوتی ہے کہ آپ اگلے کے جو فیلنگس ہے، اگلے کے جو جذبات ہیں ان کو آپ خود بھی فیل کرتے ہیں. آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ ان کے جوتے میں بھی پاؤں رکھ کے ان کے احساسات کو اور سب چیزوں کو فیل کر سکتے ہیں. کبھی کبھار پیار کے ان کی چیزوں کو سمجھنا، کبھی کبھار یہ آپ کو خود بھی بڑی تکلیف دیتی ہے اور کبھی کبھار بہت زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے. گرمیوں میں گئی جب سیلاب آیا تھا پاکستان میں، تو ڈفرینٹ گاؤں میں ہم گئے پنجاب کے جہاں پہ بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی. تو ایک دن جب میں نے پورے ان کے ساتھ گزارا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میری طبیعت خراب ہو گئی، بیکاز مجھے وہ اتنی زیادہ وہ ان کی فیلنگس اور وہ ان کے جو سینسٹیوٹی چیزیں تھیں وہ میرے اوپر اتنی زیادہ حاوی ہو گئیں کہ میں خود اس کو بیئر نہیں کر سکتی. تو یہ کبھی کبھار تکلیف بھی آپ کو دیتی ہے. ایکسیس ایمپتھی از اے کرس ایز ویل، بٹ اس میں آپ دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ایک میننگ فل کنیکشن بنا سکتے ہیں، ایک میننگ فل ریلیشن آپ بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک گفٹ بھی ہے اور ایک کرس بھی ہے، یہ دونوں ہے. کیا بات ہے. بلال صاحب، کس طرح سے کن کن چیزوں سے ہم خدمت خلق کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں بہت زیادہ پیسہ ہوگا تو ہی خدمت خلق ہو سکتی ہے، تو یہ ذرا کلیئر کر دیں ناظرین کو. اچھا مجھے اجازت دیجیے، بڑی زبردست بات ماجدہ نے کہی نا، تو مجھے فوراً میں نے کنیکٹ کیا اسے لٹریچر کے ساتھ. میرے خیال سے شیکسپیئر کے جتنے بھی ٹریجک رائٹنگز ہیں اس کا جو ٹریجڈیز ہیں اس میں ایک آپ آل ٹوگیدر بات کریں، جس طرح منٹو کا ایک کرکس نکل سکتا ہے، اسی طرح شیکسپیئر کا، تو اس میں ہیمارشیا، ایکسیس آف ورچو جو ہے وہ ہیمارشیا ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے. انہوں نے بڑی زبردست بات کی تو میں نے کہا اس کو بھی میں ذکر کر دوں کہ جس میں ایک حساس طبیعت انسان وہ اتنا حساس طبیعت ہو جاتا ہے، اتنا تیاگ دیتا ہے خود کو، اتنا وہ خود کو قربان کر دیتا ہے کہ اس کی ذات اس میں سے مائنس ہو جاتی ہے. جب وہ ذات مائنس ہوتی ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو ایک ٹریجک فلا ہے یہ پرسنالٹی کا، ایک ٹریجڈی کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کو کچھ اس فلفلمنٹ میں ایک اور کمی لاحق ہو جاتی ہے. اور وہ کمی کیا ہے؟ اس کی ذات کی کمی، ذات مائنس ہو گئی، اگنور ہو گئی. تو میں نہیں کہوں گا وہ بہت بڑی ہستی ہے، لیکن جس طرح سے دیکھ لیجئے کہ تیاگ دیا عیدی نے خود کو،
नो पर्सनल लाइफ, नो पर्सनल एम्स, बस जो है वो खिदमत खल्क है। तो हमार्शिया एक कैफियत है जो कि समाजी कारकुनान जो बहुत हसास तबीयत के लोग होते हैं उनको किसी न किसी स्टेज के ऊपर उसका सामना होता है। कहते हैं आगे ही एक वो भी है, अपना गिफ्ट भी है और आगे ही एक अजाब भी है। तो ये एक इस पे मैंने कहा ऐड कर लूँ। आपने जो बात की कि कैसे किया जा सकता है, किन किन तरीकों से, कौन कौन हाँ, बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। मुझे ना, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, इतनी भूखी है इंसानी मुआशरा खिदमत का, थर्स्टी है। और बात कीजिए अगर ख़ासकर पाकिस्तान की तो बहुत प्यासा है। कैसे? एक मारूफ तरीका खिदमत का ये है कि आप चैरिटी कर दें। आप वो जो बड़े बड़े तरीके होते हैं, जिस तरह कोई नेचुरल क्लैमिटी या डिज़ास्टर आ गया, आप उसमें जाके हेल्प आउट कर दें। ऐसा इसका मैं समझता हूँ कि ये 20% है खिदमत का। 80% इससे पीछे है जो छुपा हुआ है। कैसे? हाँ, वही जानना चाहते हैं हम कि पैसे के अलावा और क्या किया जा सकता है। आप एक फ़र्द हैं, आप कोई तंजीम नहीं है, रिसोर्सफुल नहीं, आप एक फ़र्द हैं और एक सोसाइटी, एक छोटे से मोहल्ले या घर या फैमिली में आप रह रहे हैं। वहाँ देखिए सिस्टम के जो फ्लॉज हैं वो खिदमत के दरवाजे खोलते हैं आपके लिए। कैसे? एक फ़र्द है वो पटवार खाने में जाता है, उसका जायज़ काम नहीं हो पाता, तो आप अगर कुछ कर सकते हैं तो आप एक कदम उसके साथ चले जाइए। आप आगाह हैं, वो आगाह नहीं है। बेशतर लोग ऐसे होते हैं ना, फॉर्म फिल करना भी नहीं आता होता है। बैंक में जाएं, पटवार खाने में जाएं, सिर्फ वो समझ बूझ ना होने की वजह से बहुत सारे अपने काम नहीं करवा सकते। उनकी खिदमत कर लीजिए। एक बुजुर्ग थे हमारे मोहल्ले में, मरहूम सूबेदार साहब, वो साइकिल उनके पास हुआ करती थी। वो बहुत पुरानी बात है, हमारे बचपन की, फौत हो गए। वो क्या करते थे, वो साइकिल निकालते थे और महीने की जो बिल की ड्यू डेट होती थी ना, उस वक्त सारे घरों में जाते थे और सारे घरों की जो खवातीन होती थी उनको कहते थे बेटा बिल मुझे दो, कल तुम्हारी ड्यू डेट है। और सारों की बिल और पैसे लेके साइकिल पे चलते जाके जमा करा के आ जाते। क्या बात है, क्या बात है। इतने से कतरे से, वो वासिफ ने कहा था, कतरे से कुलज़म बनता है। तो ये देख लीजिए। फिर आप क्या है, देखिए किसी को तालीम में रुकावट है तो आप अगर कुछ उसे समझा सकते हैं, कोई मजमून आपको पढ़ाना आता है तो वो पढ़ा दीजिए। ये बात है। अगर किसी को कहीं किसी इदारे में एडमिशन लेने के लिए किसी बच्चे की मुश्किल आ रही है तो आप अगर आगाह हैं और वक्त आपका रेफरेंस चले जाएं तो उसका दाखिला करवा दीजिए। एग्जैक्टली। किसी को दवाई की ज़रूरत है तो आपको अगर किसी की ये हैसियत, और अब तो फाइनेंशियल क्रंच में सबसे ज़्यादा कि 500 रुपये की एक शुगर की दवाई किसी बुजुर्ग को नहीं मिल रही तो आपने वो लेकर दे दीजिए। और एक बात मैं सर ज़रूर कहना चाहूँगा, ज़रूर। पिछले दिनों बच्चियां कुछ आई इंटरव्यू करने के लिए कि जी पावर्टी एलिवेशन के लिए हम क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा बेटा बात सुनो, कहने को तो बहुत सारे फलसफे बयान किए जा सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स बयान किए जा सकते हैं, लेकिन असल बात तो मैं बताऊं, हर फर्द एक इंडिविजुअल, सोसाइटी बनती है ख़ानदानों से मिलकर और ख़ानदान एक यूनिट होते हैं। हर फर्द अगर अपने अजीज़ों में, वो कहते हैं ना अव्वल ख़ैश बाद दरवेश, तो अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों के दुख दर्द बांट ले तो इस सोसाइटी में किसी तंजीम, किसी उसकी ज़रूरत ना पड़े और ये सोसाइटी गहवारा बन जाए अमन का। और बिल्कुल, बहुत ही गहरी बात कही कि अगर हम अपनी फैमिली और अपने रिश्तेदारों के हर इंसान जो है उनके दुख दर्द बांटना शुरू कर दे, उनके मुश्किलात को हल करना शुरू कर दे, तो यकीनन किसी तंजीम की, किसी इदारे की, किसी वेलफेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मज़ीद डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सिलसिले में कहेंगे आपको खुशामदीद। बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले बिलाल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अगर हम अपने घर से फैमिली, अब जो हमारा इर्द गिर्द का जो भी सर्कल है, अगर वहाँ से हम शुरू कर ले, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जो भी मुश्किलात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनको हम हल करना शुरू कर दें तो यकीन जाने वाकई
माजिद साहब बड़ी खूबसूरत बात कि हमें ये फिर तंजीमों की, ऑर्गेनाइजेशंस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने इर्द गिर्द, अब आपके जो इर्द गिर्द के लोग होंगे आप उनकी प्रॉब्लम हल करें, बिलाल साहब अपने की, मैं अपने की, हम सब जितने भी हैं अपने जितने भी इर्द गिर्द के लोग और वो फिर आगे 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 वो एक चेन, तो यकीनन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही बात है। इसी तरह से मेरी एक मेंटोर है, बहुत ज़्यादा वो नॉलेज रखती है इंसान की ज़िंदगी के साइकोलॉजिकल पहलू के ऊपर। उन्होंने एक किताब लिखी हुई थी डिस्कवर योरसेल्फ पे। तो मैंने जब वो किताब पढ़ी तो मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि गिविंग इज़ अ नीड। जैसे आपको कोई हवा चाहिए, जैसे आपको खुराक चाहिए, जैसे आपको पानी चाहिए, इसी तरह से देना भी एक ज़रूरत है जो कि एक साइकोलॉजिकल नीड है आपकी। और इसको एज के साथ उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया था कि जैसे आप बड़े होते जाते हो, उन्होंने बचपन से ही पूरा शुरू किया था कि आपके साइकोलॉजिकल क्या स्टेजेस चल रहे होते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, आपकी पर्सनालिटी बनती है, आप जवानी में काम करते हैं। बट आफ्टर 40 जब आपकी उम्र 40 साल की हो जाती है तो उसके बाद आपके जहनों में ये ज़रूरत बन जाती है कि आपने वापस देना है। और जो लोग इस उम्र फ्रेम में 40 से 60 साल के बीच में वो कुछ देते नहीं है, आप नोटिस कीजिएगा कि वो बड़े चिड़चिड़े से होंगे, अपनी लाइफ से खुश नहीं होंगे। और जो इस टाइम फ्रेम में लोगों पे फोकस करते हैं, जो उन्होंने अभी तक सीखा, जो उन्होंने काम किया, वो बांटने पे फोकस रखते हैं, वो बड़े खुश और बड़ी कंटेंट लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ रिसीव करना इज़ नॉट अ नीड, इसी तरह से देना हर इंसान का फ़र्ज़ है, सिर्फ सोशल वर्कर्स या कुछ इदारों की नहीं। अगर आपने खुश रहना है, चलिए आप सेल्फिश बन जाए ना, अपनी खुशी के लिए देना शुरू कर दें, तो इसी से जो है ना आपकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं, आपकी साइकोलॉजिकल उम्र भी अच्छी खासी गुजरती है और ज़िंदगी का पर्पस भी पूरा हो जाता है। अच्छा, इसी में अगर मैं ख़वातीन की बात करूँ तो वो किस तरह से पैसे के अलावा वो खिदमतें खल्क़ कर सकती हैं? ख़वातीन का मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो सोशल वर्क हो सकता है ना वो तरबियत है। क्या बात, परवरिश। ज़बरदस्त। जो हमारे माशरे का पूरा स्ट्रक्चर है वो ख़वातीन के हाथ से निकल के जा रहा है। यही बात। तो अगर वो उन्हीं बच्चों पे बड़ा कोई काम हो गई नहीं, कोई सोशल वर्क है ही नहीं, इससे बड़ा। तो परवरिश करना और अपनी फैमिली के अंदर वो वैल्यूज़ डालना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर हम यूजुअली बात करते हैं कि मर्दों ने औरतों के साथ ये किया, उन्होंने जुल्म किया या ये किया। तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि यार उस मर्द को बनाया किसने है, उसकी माँ ने बनाया, उसी ने की वैल्यूज़ डाली हुई होंगी, औरत ने की। तो हम जो समझते हैं कि पावर सारे मर्दों के पास है, ऐसा नहीं है। ख़वातीन के पास सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है जिससे वो पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। वेरी ट्रू। तो इस चीज़ पे मैं समझती हूँ कि परवरिश पे फोकस करें, अपनी फैमिली की वैल्यूज़ को, रेदर देन हम ख़वातीन का अक्सर होता है हम गॉसिप ज़्यादा करती है, इमोशनल ज़्यादा होती है, बट उनसे फोकस हटा के हम अगर अपनी आने वाली जनरेशन पे फोकस करें, उनके अंदर वैल्यूज़ डालें, उनको एजुकेट करें, उनको अवेयर करें, तो इससे बड़ा कोई सोशल वर्क नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल बिलाल साहब, यकीनन इससे बड़ा कोई सोशल वर्क नहीं होगा। सोल्यूशन की तरफ आते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की जाने बढ़ रहा है, तो अगर हम सोशल वर्क की बात करें वो तो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए ये वक्त कम है। सोल्यूशन लाइक इस तरह के कि नाज़रीन को अवेयर करें, आगाह करें, उन्हें गाइड करें कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं, आप खिदमत खल्क़ करते हैं, अपना 100% देते हैं, अपनी इवन पर्सनल लाइफ को भी उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, तो अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता तो आप डिसअपॉइंट मत हों, उसके जो आगे आने वाले जो नताइज, जो रिज़ल्ट हैं वो नाज़रीन को बताएं, इसके फ़वाइद। बहुत पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 2005 में मैं नया मतलब अमली ज़िंदगी में आया था, 2003-4 की बात है, प्रैक्टिकली मैं आया। तो उस वक्त हमारे साथ एक अंग्रेज़ खातून भी जॉब करती थी। मैं UNDP में जॉब करता था, उनका एक प्रोजेक्ट कर रहा था। तो वो मैं एक इसी तरह का एक काम मैंने किसी के लिए कोई बड़ा अच्छा काम किया और अगले दिन मुझे इतला मिली कि उन्होंने रेसिप्रोकेट गलत तरीके से किया। तो क्या हुआ कि मैं ऑफिस की बालकनी में खड़ा, टी ब्रेक में ग्रीन टी की थी या कॉफ़ी थी वो पी रहा था, तो आई स्टार्टेड वीपिंग। मुझे आंसू निकल आए ये सुनकर कि उन्होंने क्या किया। तो मुझे याद है वो जेनिफर ने मुझे कहा क्या हुआ, तो मैंने थोड़ा बहुत जो अंग्रेज़ी उस वक्त थोड़ी बहुत आती थी मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसने कहा मिस्टर अब्बासी यू हैव टू हैव अ बिग हार्ट इन दिस। अब उससे मुझे ये वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो कहते हैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ पे बात दिमाग में घुस गई कि एक समाज के बेहतरी के लिए काम करने वाला पहली बात तो ये कि करेगा वही
तसलसल से वही करेगा। अच्छा वैसे दिखावे को तो बहुत दिखावे को तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं और उनमें वो डेप्थ नहीं होती, तसलसल नहीं होता। खुदा को थोड़ा लेकिन मुसलसल काम पसंद है, बिल्कुल ऐसे। तो एक इस्तकामत के साथ किया हुआ। जो हकीकत में हसास दिल लोग हैं और माशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ज़रूर रहनुमाई करूँगा। ज़रूर। वो ये है कि आपको सबसे पहले अपनी ज़ात के ऊपर ये काम करने की ज़रूरत है कि रेसिप्रोकेट अगर आपने तलब किया इंसानों से, तो समझ लीजिए कि आपने खिदमत करके अच्छाई नहीं कमाई, अपने लिए अजाब कमा लिया है, अपने लिए अजाब कमा लिया है। अगर आपने ये तवक्को की कि आप किसी से भी अच्छा कर रहे हैं तो वो रेसिप्रोकेट करेगा एंड द पे बैक करेगा इन द सेम कॉइन, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मौला अली का कौल है कि जिससे नेकी करो उसके शर से बचो। ये कितनी जामे बात है। वो दरअसल वही बात है जिसको मैं सादे लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ या अंग्रेज़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दरअसल तो पहली रहनुमाई तो यही होगी ऐसे ही मिजाज रखने वाले लोगों के लिए कि सबसे पहले अपनी ज़ात पे काम कीजिए और ख़ुद को ये एजुकेट कीजिए, ख़ुद को डीब्रीफ कीजिए कि आप जो नेकी का काम कर रहे हैं, आप जो खिदमत का काम कर रहे हैं, आपको मुआशरा या फ़र्द जो है वो पे बैक करेगा उसी कॉइन में नहीं करेगा। आपको अपने इत्मीनान, अपने दिल और अपने रब के इत्मीनान के लिए ये काम करना है, पहली बात। सही। और दूसरी बात ये है कि मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान या जिस भी सतह उम्र के लोग ये काम करते हैं, मैं उनको ये कहूँ, कोशिश कीजिए कि एक फ़र्द को चैरिटी करके पैरासाइट बनाना, हाँ, तो फैलिया बनाने की बजाय सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उसको अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश कीजिए। ये सबसे अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊं, मैं किसी को तनकीद नहीं करता वो लोग जो चैरिटी करते हैं, क्योंकि चैरिटी वालों के ऊपर इतना बड़ा निज़ाम चल रहा है, लेकिन असल काम वो कर रहा है, ज़्यादा जामे काम वो कर रहा है या कर रही है जो लोगों की कैपेसिटी बिल्ड कर रही है, जो उनको उनके पाँव पे खड़ा कर रही है। सो कोशिश ही कीजिए, अगर आप इस काम से मुखलिस हैं तो ये कोशिश कीजिए कि आप अपने दाएं बाएं जिन लोगों की हेल्प कर रहे हैं उन्हें सेल्फ सस्टेनेबल सिखाएं, ठीक है। और आखिरी बात, अगर मैं लंबा नहीं कर रहा तो बस मुख्तसर ये कि ऐसे में आपको ये खौफ लाहक हो जाएगा कि अगर ये मजबूत हो गए तो मेरी जय जयकार कौन करेगा, मेरी हाहाकार कौन करेगा, मेरी मुझे तो इससे बालातर हो जाइए। जब आप इससे बालातर होंगे तो इज्जत तो रब के हाथ है भाई। बेशक बेशक, हाँ। वो तो देगा आपको, और ऐसे देगा कि आपकी तवक्को से भी बढ़कर देगा। कहाँ से देगा आपको मालूम ही नहीं होता। बिल्कुल वहम व गुमान में भी नहीं होगा। तो ये है वो सोचें जो समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले लोगों को डेवलप कर रही है। माहिदा साहबा क्या कहेंगी, क्या सोल्यूशन देंगे आप नाज़रीन को, पैगाम क्या देंगे? बिल्कुल इन्हीं की बात को मैं कंटिन्यू करूँगी कि जैसे मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, तो अभी हमें फोकस हमारा अपना प्राइमरी सोसाइटी का ही यही रखना है कि हम लोगों को पैरासाइट्स बनाने के बजाय हम उनको सिस्टम्स बना के दें। अगर कोई नहीं कर पा रहा, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में एक बॉय काम करता था, तो उस सेल्स पे हमने लगाया हुआ था लेकिन वो सेल्स नहीं कर पा रहा था। तो जब जाने का रिजल्ट्स नहीं आती आपके पास तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो हमने एट दी एंड सोल्यूशन ये निकाला कि हम उसको ऐसे ही फायर करने के बजाय उसकी कैपेसिटी जिस चीज़ में है उसके लिए हम उसके मुताबिक कुछ करें। तो हमने उनको एक फ़ूड का एक स्टॉल बनवा के दिया कि ये आपने जो है ना इस पे काम करे, और उनका इंटरेस्ट भी था, तो माशाल्लाह से वो सक्सेसफुल हुए उसमें। तो इसी तरह से मैं समझती हूँ कि लोगों को सिस्टम्स बना के देना असल सोशल वर्क है अभी, क्योंकि आप ख़ुद उनको इनेबल कर रहे हो कि आप भी माशरे का एक फंक्शनल फ़र्द बने। तो यही मेरा मैसेज होगा। और इसके साथ में एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर दी जाऊँगी कि जो कहते हैं कि हमें सोशल वर्क करना है, कुछ भी हमारे पास नहीं है तो सिर्फ जाकर जो ओल्ड होम के जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें। क्या बात तो मैं इस साल में बहुत जगहों पे गई हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि वहाँ पे जो बुज़ुर्ग है जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आए हैं और उनके पास उनके बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, वो अकेले तन्हा वहाँ पे एक दूसरे का दुख दर्द शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके साथ जाके एक लूडो की गेम खेली, उनके साथ कुछ बातें कर ली। यही बात, यही पैगाम हम नाज़रीन तक पहुंचाना चाहते हैं कि सिर्फ पैसा ही खिदमत खल्क नहीं है, इस पैसे के अलावा भी आप बहुत कुछ दे सकते हैं। बिल्कुल। और उन्हीं की कहानियाँ अगर आप सुनेंगे तो आपको ज़िंदगी के असल रियलिटीज़ पता चलेगी। वाला चाहिए, बिल्कुल बात करने वाला, उनसे मिलजुल कर वो बच्चों की तरह उनके साथ बिहेव करने वाला कुछ। बिल्कुल। तो यही खिदमत खल्क है, जो बेहतर कर सकते हैं करें और खुशियाँ बांटें। क्या है खूबसूरत पैगाम। बिलाल साहब क्या मैसेज देंगे आप?
بس میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے دائیں بائیں، وہ فراز نے کہا تھا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ تو ہمیں اپنی انسانیت اور اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کے لیے اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا ہے، جو یہ کرے گا اس کا نام زندہ رہے گا۔ کیا بات ہے، بالکل بہت خوب، یقیناً بہت شکریہ ماجد صاحب آپ کا، بلال صاحب آپ کا، آپ دونوں نے وقت اتنی خوبصورت ڈسکشن، اتنا خوبصورت پیغام ناظرین کو دیے۔ یقیناً ناظرین آج کا یہ سیگمنٹ کرنے کا، یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ہم بتا سکیں، کلیئر کر سکیں کہ ہم جو سوشل ورک کی بات کرتے ہیں، خدمت خلق کی بات کرتے ہیں، سب کے مائنڈ میں ایک ہی مت ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمیں فنڈز کہاں سے ملیں گے، ہم کیسے سوشل ورک کریں، کیسے خدمت خلق کریں، ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں۔ جناب آپ کی ایک مسکراہٹ بھی خدمت خلق ہے۔ جیسے ہم نے بات کی بزرگ کے ساتھ جا کے بیٹھ جانا، تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا، بزرگ ایک بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کریں، بات کریں، ہنسی مذاق کریں، چھوٹی موٹی گیم بیٹھ کے اس کے ساتھ کھیلیں، کھانا کھا لیں اس کے ساتھ بیٹھ کے، اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیں، کوئی بچہ ہے اس کے ساتھ گھل مل جائیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی خدمت خلق میں آتی ہیں۔ تو ہمیں ہمارے مائنڈ کو جو ہے وہ کلیئر کرنا ہوگا، پیسے سے خود کو نکالنا ہوگا۔ بہت ٹھیک ہے، وہ چیزیں ہیں، ہم اس کو بھی نظر انداز نہیں کرتے کہ جہاں ہم بات کریں کہ ایک مسکراہٹ خدمت خلق ہے، وہیں پہ لوگوں کی پرابلمز حل کرنے کے لیے ہمیں فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ لیکن اگر پوری اس خدمت خلق کو ایڈ کر دینا پیسے کے ساتھ، یہ غلط ہے۔ اس مائنڈ سیٹ کو، اس سے آپ نکلیں، زندگی انجوائے کریں گے اگر آپ حقیقی معنوں میں خدمت خلق کرتے ہیں، اللہ کی بندوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ان کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اس سے بڑا کام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جو خوشی، جو آپ کی روح کو سکون ملے گی، آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو آج کل ہمیں چاہیے، خوشی چاہیے، ایک سکون چاہیے، ہمیں نہیں مل رہا، ہم بہت بے چین ہیں، ہمیں کہیں سے وہ خوشی نہیں مل رہی۔ تو خوشی ہے جناب آپ کے سامنے ہیں، آپ کو پکار رہی ہیں، خدمت خلق کے تھرو آپ یہ خوشیاں، یہ سکون جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، کل پھر آئیں گے اور زبردست ٹاپکس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔